कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक भारी से सामान लेकर कांपते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है, मैं बस पहुंच गया और बस मुझे 4 फ्लोर और चढ़ना है, उसके बाद मैं फाइनली पहुंच जाऊंगा। अब हम देखते हैं उस अपार्टमेंट के किसी कमरे का सीन जहां हमारा हीरो ये अजीब सी दिखने वाली चीज को लाकर रख दिया होता है। तभी इससे कोई कहता है ये बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है, या यूं कहें तो ये एक कचड़ा है। तो अब हमारा हीरो थोड़ा घबराते हुए कहता है, तुम इसे अभी ठीक से देखे भी नहीं हो, कैसे कह सकते हो कि ये एक कचड़ा है। तो अब हमारे हीरो के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि इसका नाम जिन त्यांग क्योंग है और ये 27 साल का है और ये एक एफ रैंक का हंटर है जो कि हंटर क्लास में सबसे लोवेस्ट होती है। तो अब सामने वाला पर्सन अपना चश्मा सही करते हुए कहता है, जिन मेरे भाई, ऐसा लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम सॉन्ग जिन हो है और इसकी एज 30 ईयर है और ये पिछले 7 साल से यूनिवर्सिटी में फेल हुए जा रहा है। तो सॉन्ग अब अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, कचड़ा कचड़ा होता है, इसलिए तुमको कोई जरूरत नहीं है कि तुम कचड़े के गड्ढे में खोद कर देखो कि वो कचड़ा है कि नहीं। और उस कैप्सूल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, खैर तुम मुझे पहले ये बताओ कि ये कचड़ा है क्या। इधर हमारा जिन उदास होते हुए कहता है, पर मुझे पैसे की अभी भी जरूरत है। इसको ऐसी दशा में देखकर इसका दोस्त एक क्रीपी सी शक्ल बनाकर कहता है, रुको रुको, हमें अपनी दोस्ती में एक दूसरे को दोषी ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना सुनकर जिन गुस्से में आ जाता है जिसकी वजह से इसकी फट जाती है। तो अब ये कहता है, जिन शांत हो जा मेरे भाई और अवेकन बीइंग के लॉ के बारे में सोचो, स्पेशली आर्टिकल 1 के लाइन 12 के बारे में सोचो, जिसमें लिखा है नॉर्मल सिविलियंस के साथ कोई भी हंटर वायलेंस का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इस पर जिन भड़कते हुए कहता है, तुम होती क्या हो, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे जैसे एफ रैंक के हंटर एक अवेकन बीइंग के रूप में गिने भी नहीं जाते हैं। तो अब सॉन्ग नाटक करते हुए कहता है, क्या मैंने कहा था, कब कहा था, मैं शायद तब नशे में था क्योंकि मुझको कुछ नहीं याद है। तो अब जिन अपने आप को थोड़ा सा शांत करते हुए बैठ जाता है और कहता है, जो भी हो यार, अब जो होना था हो गया। तो इस पर सॉन्ग एक्शन दिखाते हुए कहता है, अच्छी बात है क्योंकि अभी तुम्हारा बहुत कठिन वक्त चल रहा है और इसी में गिल्ड वालों ने सुन लिया कि तुमने एक सिविलियन को पीटा है तो तुमको गिल्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसको बीच में टोकता ही जिन कहता है, मुझको पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। तो सॉन्ग चौंकते हुए कहता है, क्या। तो जिन एक निराशा से भरी हुई लंबी सी सांस लेता है और बताता है कि आज मैं जैसे ही काम के लिए अंदर गया वैसे ही मुझसे टीम लीडर ने कहा कि आपने जो भी हमारे लिए किया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, पर अब हम आगे आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो अब जिन सबको इमोशनल करने के लिए अपनी कहानी बताने लगता है, मैं एक हंटर बना क्योंकि मेरे पिताजी भी एक हंटर थे। भले ही मेरे पास एक स्ट्रांग हंटर बनने के लिए कोई भी टैलेंट नहीं था, पर मैंने अपनी कड़ी मेहनत की वजह से एक एफ रैंक का टैलेंट अवेक किया, जिसकी वजह से मैं अपनी माँ के बिलों का भुगतान करने में और अपनी छोटी बहन का सपोर्ट करने में सक्षम था। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी कुछ पिछले 7 वर्षों में बनाया था वो सब बर्बाद हो गया है। इतना सुनकर हम लोग के साथ साथ सॉन्ग के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो अब जिन सॉन्ग को उदास होता हुआ देखकर कहता है, तो तुमने जो मुझसे पहले कहा उसके लिए तुम सॉरी हो ना। तो अब सॉन्ग कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। इतना सुनकर जिन उठते हुए तुरंत सॉन्ग को पकड़ लेता है, मानो कि ये सब उसका नाटक था, और अब हंसते हुए कहता है, तो फिर मेरे लिए एक ड्रिंक खरीदो क्योंकि दोस्त ऐसे सिचुएशन में ऐसा ही करते हैं। तो इस पर सॉन्ग कहता है, तुम अनग्रेसफुल कुत्ते, तुम मुझसे ऐसा करने के लिए कैसे कह सकते हो क्योंकि तुमने मेरे साथ कभी दोस्त जैसा व्यवहार किया ही नहीं है। तो जिन इसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, चलो आज पी के टुल हो जाते हैं। तो अब सॉन्ग भी मान जाता है और इसके साथ जाते हुए कहता है, ठीक है चलो आज ऐसे पिएंगे जैसे कल होने ही वाला नहीं है। तो अब हमें कहानी सुनाने वाला 1 जनवरी 2015 के बारे में बताता है कि इस नए साल के दिन जिसने ह्यूमैनिटी का स्वागत किया वे पटाखे और लाइट्स नहीं थे बल्कि पोर्टल्स थे, जिसने कि इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ दिया, जिसकी वजह से दूसरी दुनिया से अर्थ पर ऐसे मॉन्स्टर आने लगे जो कि पहले कभी देखे नहीं गए थे। और इन पोर्टल्स के अपीयर होने की वजह से केवल मॉन्स्टर ही अपीयर नहीं हुए बल्कि हमारे वर्ल्ड से कई सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन भी अपीयर हुए, जिन्हें बाद में अवेकेंड बीइंग कहा जाने लगा। और इन अवेकेंड बीइंग और मॉन्स्टर में घमासान युद्ध हुआ जिसमें हमारी कई सारी हार हुई और कई सारी जीत हुई, पर अंततः अवेकेंड बीइंग ने ग्रेट डेमन किल एस्मोदीत को मारकर इस महान युद्ध को खत्म कर दिया। और ये महान युद्ध जिस दिन खत्म हुआ वो 1 जनवरी 2020 था, जिसे विजय दिवस कहा जाने लगा। इस हार के बाद मॉन्स्टर ने गेट के बाहर आना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मानव समाज के लिए एक न्यू एरा की शुरुआत हुई, क्योंकि अब हंटर मॉन्स्टर को मारने के लिए गेट के अंदर जाया करते थे, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को मारने पर उन्हें कई सारे वैल्यूएबल आइटम मिला करते थे। तो वे लोग उस वैल्यूएबल आइटम को ऑक्शन हाउस में बेच देते थे। तो अब हमारा जिन आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अधिकांश हंटर अवेकेंड बीइंग थे। वे लोग जो ह्यूमन के नॉर्मल बाउंड्रीज को पार कर जाते हैं उन्हें अवेकेंड कहा जाता है, और इन अवेकेंड को रैंक उनकी पावर के अनुसार दिया जाता है, जिनमें कि मेरा रैंक सबसे लोवेस्ट है। जैसे जैसे लोग अवेकेंड होते गए वैसे वैसे एफ रैंक हंटर यानी कि मेरे जैसे लोगों की जरूरत ना के बराबर पड़ने लगी। इतना कहने के बाद सॉन्ग को बेड पर पदकते हुए उसके चटा मारते हुए जगाने लगता है, पर सॉन्ग उठता ही नहीं है। तो जिन अपनी शर्ट की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम
तुम थोड़ा कम पियो, और अपनी टी शर्ट निकाल कर उसके मुंह पर फेंक देता है और उस गैजेट के साइड में बैठते हुए कहता है, हाँ मैं वो हूँ जो इस कठिन समय से गुजर रहा है। और उस गैजेट की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं तो इस चीज के बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। शायद मैं इसे कुछ स्नैक्स के बदले बेच दूं, पर अब इसे उठाकर बेचने कौन जाएगा, इससे अच्छा मैं इसे फेंक दूं। पर इसे फेंकने से पहले मुझे एक बार देख लेना चाहिए आखिरकार ये है क्या। इतना कहकर उसे खोलता है जिसमें से उसे एक मैनुअल बुक मिलता है, तो उसे पढ़ते हुए कहता है, कोई इस कबाड़ में एक मैनुअल बुक क्यों डालेगा जब इसे फेंकना ही था। अब हमें यूजर मैनुअल दिखाया जाता है जिसमें कि ये लिखा होता है। तो जिन यूजर मैनुअल देखते हुए सोचता है, क्या ये उसी समय का नहीं है जिस समय वॉर खत्म हुआ था। शायद प्रिंटिंग में ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी, क्योंकि उस समय के दौरान केवल एक बेवकूफी होगा जो कुछ ऐसा बनाएगा। तो अब हम उस यूजर मैनुअल में साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में वार्निंग देखते हैं जिसमें लिखा होता है, खिलाड़ी लॉग आउट नहीं कर पाएगा। यदि वो गेम में मारा जाता है तो वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। इन बकवास को पढ़कर जिन बोर हो जाता है और फेंकते हुए कहता है, कुछ भी हो मैं बस सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर उसी फर्श पर सो जाता है, पर सॉन्ग के खर्राटों के कारण इसको नींद ही नहीं आ रही होती है। तो कैप्सूल को देखते हुए सोचता है, क्या ये साउंड प्रूफ होगा, और उसके अंदर जाकर हेलमेट पहनते हुए कहता है, ओ हाँ यहाँ तो बहुत शांति है, मैं अब और खर्राटों की आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, और ये काफी आरामदायक भी है। और अब सोचता है मुझे कल क्या करना चाहिए। यदि आप किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं है तो आपको किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कमीशन ऑफिस में सुबह सुबह जल्दी लाइन में लगना होगा। और वैसे भी वे लोग गिल्डलेस हंटर को भेड़ बकरी की तरह समझते हैं और कमीशन शुल्क के नाम पर हम लोगों से एक बहुत बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। अब क्या होगा, वेल कम से कम मेरी माँ और मेरी बहन एक अच्छे अपार्टमेंट में सुरक्षित रहने में सक्षम है, और वैसे भी मैं अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए एफ रैंक हंटर के रूप में एक कुत्ते की जिंदगी जीने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अब मुझे मदर के किराए के पैसे कैसे चुकाने हैं। अगर मेरे पिताजी अभी जिंदा होते तो क्या वे मुझे बता पाते कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। कृपया मुझ पर विश्वास करें डैड, मैं बहुत थक गया हूँ। आई होप कुछ देर सोने के बाद मैं कल कुछ अच्छा फील करूंगा। इतना बोलकर उसी में सो जाता है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि वो कैप्सूल एक्टिवेट हो जाता है, जो कि जिन को स्कैन करते हुए कहता है, खिलाड़ी की पहचान शुरू हो रही है। अनआइडेंटिफाइड प्लेयर, क्या आप रजिस्टर करना चाहेंगे। पर ताज जिन तो घोड़े बेच के सो गया होता है। तो तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, उत्तर देने के लिए आवश्यक समय से अधिक हो गया है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक स्टार्ट किया जा रहा है। नाउ लोडिंग पूरा हुआ, खिलाड़ी का प्रोफाइल बनाया जा रहा है। खिलाड़ी जिन को सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया गया है। क्या आप मरीम की दुनिया में प्रवेश करना चाहेंगे। पर जिन सो रहा होता है, जिसकी वजह से फिर से टाइम ऑफ हो जाता है। तो सिस्टम फिर से इसको ऑटोमेटिक भेज देता है और कहता है, हम आपके सक्सेस के लिए प्रार्थना करेंगे, गुड लक। अब हमें मुरीम वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां जिन टेलीपोर्ट हो गया होता है, या यूं कहें कि उसकी आत्मा इस वाले शरीर में आ गई होती है। तो हम देखते हैं कि हमारा जिन घोड़े बेच के यहां भी सो रहा होता है कि तभी खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। तो जिसे फील करके कहता है, मुझे ठंड लग रही है, क्या किसी ने खिड़की खोल दी है। खैर ये सॉन्ग ही होगा, तू कमीने कहीं के। तभी इसका ध्यान इस सुंदर सी कन्या पर जाता है, तो जिन का सिस्टम हैंग हो गया होता है। तो अब चौंकते हुए कहता है, व्हाट द हेल। और उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की सोते हुए कह रही होती है, ताओ लैंगली, यानी कि चाइनीज में इसका मतलब होता है इट्स कोल्ड, यानी कि ठंडी लग रही है। तो जिन इसको अलग लैंग्वेज में बोलता देखकर कहता है, ये क्या है, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं अभी बार में ही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि मैं सॉन्ग के साथ शराब पीने के बाद अपने घर वापस चला गया था, तो आखिरकार मैं यहाँ कैसे आया। और उस लड़की को जगाते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं कहाँ हूँ। और मन में सोचता है, ये कितनी सुंदर है। तो लड़की जवाब देती है, शेनमी, इसका मतलब होता है क्या। और हमारे जिन को चाइनीज घंटा समझ नहीं आती है, तो वो कहते हैं, शायद से तुम्हारा नाम शेनमी है, बट मैं तुम्हारे नाम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। पर लड़की तो शेनमी नेम शेनमी समझ में आ जाता कि ये चाइनीज है। तो वो परेशान होते हुए कहता है, शिट यार, अब मैं इससे बात भी नहीं कर पाऊंगा। तभी इसके सामने एक पैनल खुल जाता है जिस पर लिखा होता है, आपने इस मैसेज को नहीं पढ़ा है, क्या आप इस मैसेज को पढ़ना चाहते हैं, यस या नो। पर इस पैनल को अपने सामने अचानक खुलता हुआ देखकर इसकी फट जाती है और चिल्लाते हुए कहता है, होली शिट, अब ये क्या है। और उस पैनल को मुक्का मार मार के हटाने लगता है। इतनी सारी चीजें अपने साथ अजीब होता हुआ देखकर इसका दिमाग हैंग कर गया होता है। इसके दिमाग में सिर्फ अभी यही चीजें चल रही होती है। तभी जिन के सिस्टम पर एक डिंग करके नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, ट्रांसलेशन पैकेज को इंस्टॉल किया जा रहा है। तो जिन ये देखकर कहता है, रुको रुको। पर तभी साइड वाली कन्या कहती है, मास्टर जिन आप ठीक है। तो उसकी बातों को खुद को समझ में आता देखकर एक बार उसकी तरफ देखता है, एक बार पैनल की तरफ देखता है, जिसकी वजह से इसके दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है और मन में कहता है, अभी अभी यहाँ क्या हुआ। इतना सब हो जाने के 1000 साल बाद तो जिन को अपनी सिचुएशन समझ में आ जाती है। तो एक शीशे में अपने चेहरे को देखते हुए कहता है, तो बेसिकली मैं जितना समझ पा रहा हूँ, मैं किसी गेम के अंदर हूँ और मैं इस समय इस गेम को खेल रहा हूँ। ये कितना मजेदार है, पर मैंने इस गेम में कब लॉग इन किया ये मुझे याद नहीं है। तभी वहाँ वही प्रिटी लड़की एक बोल को लेकर आती है और कहती है, प्लीज आप इसे पिए, लगता है कि आप अभी भी शांत नहीं हुए हैं। तो अब हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि उस लड़की का नाम वोल हवाई यानी कि ब्राइट मून है। तो जिन उस सूप या पानी को पीते हुए उस लड़की की तरफ देख रहा होता है, जिसकी वजह से शर्माते हुए मन में सोचता है, इस गेम का ग्राफिक तो बवाल है। मैंने सुना तो था कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक बढ़ गई है, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी आगे तक बढ़ गई है। तो यही कारण है कि लोग इन सब चीजों के एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं। तभी मून अपने
आप को इस तरह देखता हुआ देखकर जिन को घूरने लगती है, जिसकी वजह से जिन की थोड़ी बहुत फट जाती है और पूछता है कि क्या गलत है। तो मून बताती है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं क्योंकि मास्टर जिन आज आप कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। तो जिन अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, मेरे बारे में क्या अजीब है, और मन में हंसते हुए सोचता है, देख रहे हो भाई लोग, वो मुझे मास्टर कह रही है, भले ही ये एक गेम है फिर भी कितना अजीब है। तो अब मून इससे कहती है, मैं सारी चीजें तो नहीं जानती पर ऐसा लगता है कि आप पागल हो गए हैं या आपने अपना दिमाग खो दिया है, लेकिन आप मुझसे बात भी कर रहे हैं, इसलिए मैं श्योर नहीं हूं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तभी जिन के पास एक क्वेस्ट आती है कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट को शुरू किया जा रहा है। तो जिन जैसे ही इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, वैसे इस क्वेस्ट के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी होती है वो दिखाई जाने लगती है, जिसमें लिखा होता है कि आपने मोरिम वर्ल्ड में पहला कदम रख लिया है, जिस वजह से आपका पहला क्वेस्ट ये है कि आपको मोरिम वर्ल्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और करंट सिचुएशन में घुल मिल जाना है, जिसकी रिवॉर्ड के तौर पर आपको ये और ये मिलेगा। तो भाई लोग, आप लोग पढ़ लो इसको क्या क्या मिलेगा। क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? इतना पढ़ने के बाद जिन सोचता है, जानकारी इकट्ठा करना और अपने सराउंडिंग में घुल मिल जाना, ये किस प्रकार का ट्यूटोरियल है? मैंने पहले बहुत सारे गेम तो नहीं खेले हैं, पर मैं इतना तो जानता हूं कि अधिकांश गेम के ट्यूटोरियल कुछ खरगोश पकड़ने या अपने यूजर इंटरफेस को यूज करने के बारे में होता है, और फिर अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए कहता है, खैर मुझे अब इसके साथ ही चलना होगा। तो मैं सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, और फिर नूब की तरह मून से पूछ लेता है कि क्या जानती हो तुम मेरे बारे में। तो इतना सुनकर मून हंसने लगती है और कहती है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपके बारे में जैसी अफवाहें हैं आप उसी के जैसे हैं। तो ये सुनकर जिन सोच में पड़ जाता है कि कैसा रूमर्स। तो मून अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे यकीन है कि मास्टर जिन ने उन अफवाहों के बारे में पहले ही सुना होगा, लेकिन मेरे लिए उन्हें आपसे डायरेक्टली कहना अनकंफर्टेबल है। तो जिन इतना सुनकर इसके मुंह के पास जाकर तुरंत कहता है, मुझे परवाह नहीं पड़ती, बस मुझे बताओ। और फिर अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करते हुए पीछे जाकर बैठ जाता है और फिर कहता है, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं क्यूरियस हूं कि आपने जो रूमर सुनी है वो वही है जो मैंने सुनी है या कुछ अलग है। और वैसे भी ये रूमर्स कुछ समय से चल रही हैं, जिसकी वजह से ये मेरी फीलिंग को हर्ट नहीं करेंगी। जिसके कुछ देर बात करने के बाद मैंने काफी सारी जानकारी हासिल कर ली, जिसमें से सबसे पहले मुझे पता चला कि मैं अभी शैंगशी प्रोविंस के कैपिटल में हूं, जिसे ताइयुआन के नाम से जाना जाता है, और अभी मैं ब्रॉदल में हूं, और मैं ताइयुआन में रहने वाले जिन परिवार का सबसे छोटा बेटा हूं। अब हमें कहानी सुनाने वाला जिन परिवार के बारे में बताता है कि ताइयुआन में रहने वाली जिन फैमिली एक प्रेस्टिजियस फैमिली है, जो कि शैंगशी प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये लोग इस प्रोविंस को डाकुओं से बचाते हैं और अकाल या सूखा पड़ने पर लोगों तक फूड पहुंचाते हैं। इन सभी रीजन की वजह से इस सिटी के लोग जिन फैमिली को पसंद करने लगे। इतना सब जानकारी मिलने की वजह से जिन के पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि आपने जिन फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, जिसकी वजह से आपको सन ऑफ द नोबल का टाइटल दिया जाता है। तो जिन खुश होते हुए कहता है, याहू, मेरा कैरेक्टर एक वेल्दी फैमिली से है, मैं तो अमीर बन गया। पर तभी इसकी खुशी को आग लगाते हुए मून कहती है, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी फैमिली कुछ इंटरनल इशू का सामना कर रही है। तो जिन इससे पूछता है, इशू? कैसा इशू? तो मून बताती है कि बाहरी समस्या ये है कि माउंट हैंग स्वॉट सेट एक ओपनिंग ढूंढ रही है, जिससे कि वे लोग शैंगशी प्रोविंस की लीडरशिप पोजीशन खुद ले सके। और रही बात इंटरनल इश्यूज की, तो जिन की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, जाहिर तौर पर जिन परिवार का तीसरा बेटा ट्रबल मेकर है। तो जिन थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है, पर मून इसको चिढ़ाते हुए आगे कहती है, वो जहां भी जाता है उसके जैसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। तो जिन मन में सोचता है, रिच फैमिली में एक गधा जरूर होता है, पर इसको क्या पता गाइस, ये वही है। तो फिर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देता है और मून से पूछता है, वेट, जिन परिवार में कितने लड़के हैं? तो मून कहती है 3, जिसकी वजह से ये चौंकते हुए कहता है, यानी कि वो मैं ही हूं। तभी इसके पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपको शेम ऑफ द फैमिली का टाइटल दिया जाता है। और तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जिसपे लिखा होता है कि आपने इंफॉर्मेशन गैदर करने का क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद जिन मन में सोचता है, जो भी हो, किसे परवाह है कि मैं अपनी फैमिली पर लगने वाला एक धब्बा हूं, और वैसे भी ये सिर्फ एक गेम है, तो इसलिए सिर्फ मुझे क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर ध्यान देना चाहिए।
तो फाइनली मैंने 2 क्वेस्ट में से एक क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। अब सिर्फ मुझे अपने सराउंडिंग में घुलना मिलना है। इधर मून इसको अपने आप में बड़बड़ाता हुआ देखकर कहती है, मास्टर जिन, मुझे ऐसी बात कहने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आप फिर से एक पागल बेवकूफ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं। तभी जिन को कुछ याद आता है और अपना सर पकड़ते हुए कहता है, अब मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं गेम खेल के क्या ही कर लूंगा, अभी मुझे एक जॉब ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। और वहां से उठता है और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक प्यारी सी शक्ल बनाकर मून की तरफ देखते हुए कहता है, हालांकि हमारा मिलना थोड़े ही समय के लिए था, पर मुझे बहुत मजा आया। और फिर मुस्कुराते हुए फुल जोश में उंगली ऊपर करके कहता है, लॉग आउट। पर वहां कुछ भी नहीं होता है। वो अलग और लड़की के सामने पोपट हो जाता है और फिर कहता है, हाँ, काम क्यों नहीं कर रहा, मुझे लॉग आउट करो, लॉग आउट करो। रुको, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया। और फिर कहता है, लॉग आउट, लॉग आउट, लॉग आउट। पर घंटा कुछ नहीं होता है और इधर मून मन में सोच रही होती है, मुझे थोड़ा दुख है कि ये तमाशा देखने वाली मैं अकेली हूं। और तभी जिन के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि लॉग आउट करना इम्पॉसिबल है। तो जिन निराशा भरी निगाह से मन में सोचता है, अब इसका क्या मतलब है, क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लगता है सिस्टम में ही कोई दिक्कत है। क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि कैप्सूल पुराना था तो मे भी शायद उसी में ही कोई समस्या रही होगी। क्योंकि वो मुझे मुफ्त में मिल रहा था तो मैंने इसे उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सॉन्ग के कहने के बाद कि ये एक कचरा है तो मुझे तुरंत इसे फेंक देना चाहिए था। लानत है मुझ पर, मुझे एक बार यूजर मैनुअल देख लेना चाहिए था। लेकिन एक सेकंड, यूजर मैनुअल, मैंने उसे पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था। और बहुत ज्यादा जोर देने के बाद उसको याद आ जाता है, क्योंकि उसने सीधा वार्निंग ही पढ़ी थी। अब जैसे ही इसको वार्निंग याद आती है, ये वैसे ही अपने घुटनों पे आ जाता है और मन में सोचता है, मैं इस गेम की दुनिया में फंस गया। अब ये सोच ही रहा होता है कि तभी इसको सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपना दूसरा क्वेस्ट भी पूरा कर लिया, जिसकी वजह से इस ट्यूटोरियल का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो आपको ये रिवॉर्ड दिए जाते हैं और आपके लिए इस ट्यूटोरियल का पार्ट 2 को अनलॉक किया जा रहा है। तो अब जिन देखता है कि इसके आगे भी क्वेस्ट आने वाले हैं, तो मन में सोचता है, मेरे तो लग गए। अब हमारा सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है, जहां की हमारा जिन कैरेज में बैठकर कहीं जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, पिछले 3 दिनों से मैंने लॉग आउट करने की हर तरह की मूर्खतापूर्ण कोशिश की, लेकिन अंतिम परिणाम वही रहा। तो बेसिकली मैं अभी एक वॉर गेम खेल रहा हूं, जिसे मूरिम कहते हैं। और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई रास्ता हो सकता है, क्योंकि जब मैंने यूजर मैनुअल पढ़ा था तब उसमें साफ साफ लिखा था कि खिलाड़ी अपनी इच्छा से लॉग आउट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है, अगर इस गेम में कुछ कंडीशन को पूरी कर दी जाए तो शायद मेरे लिए लॉग आउट करना संभव हो सकता है। तो 3 दिन तक मानसिक पीड़ा सहने के बाद मैं इस सोल्यूशन पर आया कि मुझे लेवल अप करने के लिए जितने भी क्वेस्ट दिए जाएंगे उनको सॉल्व करने पर फोकस करना होगा। तो इन क्वेस्ट को पूरा करने के लिए मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां मेरे लाइफ को खतरा ना हो और जहां तक हो सके मुझे अन्य लोगों के द्वारा मदद भी प्राप्त हो सके। और मुझे अंत में एक ऐसी जगह के बारे में पता भी चल गया और एक गहरी सी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही शांति से अपना कार्य करता रहूं तो एक ना एक दिन मैं अपनी दुनिया में लौटने में सक्षम हो ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद अपने क्वेस्ट मेन्यू को खोलता है, जिसमें कि लिखा होता है, क्या आप ट्यूटोरियल पार्ट 2 को शुरू करना चाहते हैं, यस या ना। तो अपना जिन यस पर क्लिक करता है, जिसकी वजह से क्वेस्ट 2 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्वेस्ट में क्या क्या लिखा है। जो मेन है सिर्फ मैं वही बता रहा हूं। इसमें यह लिखा है कि अपने स्टेटस पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो जिन अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को खोलता है तो हम लोग इसके कैरेक्टर प्रोफाइल में देख ही सकते हैं कि इसके स्ट्रेंथ, एजिलिटी, चार्म, स्टैमिना, इंटेलिजेंस और क्यूआई सभी में 10-10 पॉइंट ही होते हैं और एक्स्ट्रा में इसके पास 100 पॉइंट होता है, जिसको कि इन सभी में बांटना है। तो अब अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को देखकर कहता है, अब ये क्या बवासीर है। जहां तक मुझे पता है मैं मोरिम के एक प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करता हूं, तो मैं केवल लेवल 10 का और 3rd रेट का वॉरियर क्यों हूं। आर, क्या तुम सीरियस हो या फिर यहां कोई मजाक चल रहा है। फिर इसका ध्यान इसके स्टेटस पर जाता है, सन ऑफ द नोबल प्लस शेम ऑफ द फैमिली इक्वल टू 0। तो अब कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा ही था।
लेकिन मैं इस सिस्टम का शुक्रगुजार हूं कि मैं इसकी वजह से अपने स्टेटस पॉइंट को बढ़ा सकता हूं। और फिर थोड़ा सोच विचार करने के बाद कहता है, मुझे केयरफुली अपने पॉइंट को स्पेंड करना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने QI में 1 पॉइंट डालूंगा, पर तभी इसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने QI को केवल स्पेशल एलिक्सर या फिर अपने आप को ट्रेन करके ही बढ़ाया जा सकता है। तो जिन कहता है, सीरियसली गधे सिस्टम कहीं के, मुझे तू पहले नहीं बता सकता था। तो ठीक है, मैं कुछ समय के लिए QI को छोड़ देता हूं। और रही बात इंटेलिजेंस और चार्म की, तो इन दोनों की भी अभी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे अभी सिर्फ अपने सर्वाइवल पर फोकस करना है। तो ठीक है, मैं स्ट्रेंथ में 30 पॉइंट और स्टैमिना में 30 पॉइंट और 40 पॉइंट एजिलिटी में डालूंगा। तो सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, क्या आप इस चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? तो जिन भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके पास अवेलेबल पॉइंट 0 हो जाते हैं। तभी इसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होता है। जब थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन शांत होता है तो जिन चौंकते हुए कहता है, ये तो ठीक वैसे ही था जैसे कि मैं 7 साल पहले अवेकन हुआ था, पर मैं इस जगह पर कैसे अवेकन हो सकता हूँ? अवेकन हो सकता हूँ। तब इसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आप एक सेकंड रेट के वॉरियर बन गए हैं। तो भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस मूरिम वर्ल्ड के कल्ट लेवल के बारे में जान लो। सबसे लोएस्ट 3rd रेट है, फिर उससे हाईएस्ट 2nd रेट है, इसके बाद 1st रेट और इससे ऊपर पीक। और इस मूरिम वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट रेल्म ट्रांसेंडेंस रेल्म है। और अब जो इसके बाद रेल्म आने वाली है उसे तुम गॉड रेल्म मान सकते हो। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अपना जिन स्टेटस विंडो की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पहले अपने प्रेजेंट सिचुएशन को समझना होगा। और अपने स्किल स्टेटस को खोलता है, जिसको कि देखने के बाद ये भूत बन जाता है और एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, क्या तू सीरियस है? और फिर अपने आप को शांत करते हुए सोचता है कि सबसे पहले मुझे एक मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना होगा जिसकी वजह से मैं अपने आप को शांत रख सकूं। तो अब मैं अपने एबिलिटीज पॉइंट को कहाँ लगाऊं? क्या मैं इसे इंटरनल स्टेट में लगाऊं या फिजिकल स्टेट में लगाऊं? अगर मैं अपने पॉइंट को इंटरनल स्टेट में लगाता हूं तो मेरी वेन्स और दिल दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं स्ट्रांग इंटरनल फोर्स को मेंटेन कर पाऊंगा। और अगर मैं अपने पॉइंट्स को फिजिकल स्टेट में लगाऊंगा तो इसकी वजह से मेरी हड्डी और मांसपेशियां दोनों स्ट्रांग हो जाएंगी। तो मेरा शरीर एक स्ट्रांग एक्सटर्नल फोर्स को मेंटेन करने में सक्षम हो जाएगा। मैं अपनी दुनिया में एक F रैंक का हंटर हूं, तो मैंने 7 वर्षों में जिस फाइटिंग स्टाइल को डेवलप किया है वो प्रोबेबली एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी ताकत से मिलती जुलती है। और मैजिक यूज करना और माइंड को मैनिपुलेट करना, ये सारी चीजें इंटरनल फोर्स यानी आंतरिक शक्ति से मिलती जुलती है। और ये कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें मैं अपनी दुनिया में अपने स्किल्स के दम पर कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। तो इसलिए मुझे वही चीजें चुननी चाहिए जिससे कि मैं फेमिलियर हूँ, ताकि मेरे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएं। तो ठीक है, मैं फिजिकल स्टेट में 60 पॉइंट और इंटरनल स्टेट में 40 पॉइंट लगाऊंगा। इस चेंजेस को जैसे ही जिन एक्सेप्ट करता है वैसे इसके शरीर में अजीब से रिएक्शंस होने लगते हैं। तो अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारा जिन एक मस्कुलर मैन बन गया होता है। अपने फिजिक में इतने सारे चेंजेस को महसूस करते हुए कहता है, ये स्ट्रेंथ मेरे पूरे शरीर में बिना किसी रुकावट के बस दौड़ रही है। हाँ, ये प्लेस मेरी दुनिया से बहुत अलग है। मैं सिस्टम की सहायता से पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। और हाँ, ये बताने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है कि मेरे पास 7 साल का बैटल एक्सपीरियंस है। मैं नहीं जानता हूँ कि इस पावर की लिमिट क्या है, पर मैं इसका पूरा उपयोग करते हुए यहाँ सर्वाइव करूंगा। और फिर अपनी इन्वेंट्री को खोलता है, जिसमें कि एक स्टर्डी ट्रेडिशनल रोप सेट होता है जिसका रैंक 3rd रेट होता है, जिसको कि निकालकर जिन पहन लेता है और अपने पुराने कपड़े को इन्वेंट्री में रखते हुए कहता है, ये कितना यूजफुल है, इसमें मैं किसी भी चीज को छिपा सकता हूँ। इन्वेंट्री में रखे आइटम को यूज करने की वजह से इसके ट्यूटोरियल का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट 2 के कंप्लीट होने की वजह से इसको एक रिवॉर्ड रिसीव होता है। और साथ ही में ट्यूटोरियल के पार्ट 3 का एक्सेस भी इसको मिल जाता है। तो जिन एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या मुझे एक रिवॉर्ड मिला? और अपनी इन्वेंट्री को चेक करने लगता है, जिसमें कि एक स्पीयर होता है जिसका कि रैंक 2nd रेट होता है। और इसके इफेक्ट के बारे में खुद ही पढ़ लो भाई लोग। तो जिन थोड़ा निराश होते हुए कहता है, मुझे इससे बेहतर आइटम क्यों नहीं मिला? और इस स्पीयर को अपनी इन्वेंट्री से निकालकर देखने लगता है कि तभी इसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि आपके ट्यूटोरियल के पार्ट 3 को शुरू किया जा रहा है, तो प्लीज प्रिपेयर हो जाइए। तो इस पर जिन थोड़ा चौंकते हुए मन में सोचता है, पर किस लिए? तभी कैरेट चलाने वाला इसको आवाज लगाता है, मास्टर जिन। तो जिन कहता है, हाँ बोलो। तो ये कहता है, ऐसा लगता है कि हमारे पास एक छोटी सी समस्या आ गई है। तो जिन बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी इसके पास क्वेस्ट के बारे में डिटेल आता है कि आपको इन बैंडिट्स को हराना है। अगर आप इनको हराने में फेल होते हैं तो पेनल्टी के तौर पर आपको मार दिया जाएगा। तो अब जिन जब इतने सारे बैंडिट्स को देखता है तो इस बुढ़ऊ से कहता है, छोटी सी समस्या क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें ये छोटी सी समस्या लगती है? तो अब हमें उन बैंडिट्स के लीडर का नाम बताया जाता है जिसका कि नाम जैंग साम है। और ये एक ऐसा डाकू है जिसने कि 5 ग्रेटेस्ट माउंटेन्स को कभी नहीं छोड़ा। और ये अपने 20 साल के एज में ही बैंडिट्स का लीडर बन गया, जिसकी वजह से इसने ट्रैवलर्स को पैसेज टोल के नाम पर लूटना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे इसके द्वारा ट्रैवलर्स लूटे जाने लगे वैसे वैसे उनके दिल में इसके नाम का डर पैदा हो गया। रोजाना की तरह वो आज भी सुबह सुबह अपने लोगों को लेकर ट्रैवलर्स की तलाश में निकला था।
लेकिन किसी रीजन की वजह से वो अपने आप को आज रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से ये सभी के सभी 5 ग्रेट माउंटेन से बाहर निकल गए। तो अब इन सभी का ध्यान हमारे MC के कैरेज पर पड़ता है। तो इनका बॉस कहता है वे देखने में मनी से लोडेड लगते हैं, लगता है कि आज मेरा लक मेरे साइड है, और जाकर हमारे कैरेज को रोक देते हैं और कहते हैं जो भी चीजें तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। पर इन सभी को देखकर हमारे MC की पहले ही फट चुकी होती है। तो ये ओल्ड मैन जिन को बताते हैं कि वे 6 लोग हैं और ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने कोई घात लगाकर हमला किया है, और वैसे भी इनके जैसे बैंडिट्स को देखना एक आम बात है, लेकिन उन्हें मैं इस रीजन में पहली बार देख रहा हूँ। तो जिन घबराते हुए पूछता है ऐसा क्यों? तो ये ओल्ड मैन जिन को फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं 5 ग्रेट माउंटेन्स के बाहर किसी मार्शल आर्ट्स फैमिली के किसी व्यक्ति पर हमला करना खुदकुशी करने के बराबर है। पर इन लोगों ने जिन फैमिली के टेरिटरी में घुसकर चोरी करने की कोशिश की है। लगता है इन गधों को जिन फैमिली का खौफ नहीं है। तो जिन इस बुढ़ो को इस तरह बोलता हुआ देखकर मन में सोचता है वे लोग इसलिए बाहर आए हैं क्योंकि वे ट्यूटोरियल के NPC हैं। पर इस बुढ़ो के साथ क्या गलत है? ये स्थिति में भी इतना रिलैक्स्ड कैसे है? बुढ़ो का भी जलवा है भाई। तभी बुढ़ो कहीं से एक चाबुक निकाल लेता है और एक स्कैरी सा फेस बनाते हुए कहता है क्या मैं उनका देखभाल कर लूं? तो जिन इसको ऐसा करता हुआ देखकर मन ही मन खुश होकर सोचता है लगता है कि ये एक एवरेज कैरेज चलाने वाला नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो एक मार्शल मास्टर हो। मून तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरा देखभाल करने के लिए एक मार्शल मास्टर को भेजा। तभी बैंडिट का लीडर चिल्लाते हुए कहता है ओए तुम गधों को सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? तो ये बुढ़ो भी अपना दांत खटखटाते हुए कहते हैं तुम सभी एरोगेंट, रुको अभी मैं तुम्हारी कह के लेता हूँ। और उन लोग की तरफ जाते हुए कहता है तुम्हारे जैसे बैंडिट की हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? तुम लोग के द्वारा किए गए सभी इविल काम के लिए मुझे तुम लोग की आंखें निकाल लेनी चाहिए और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना चाहिए। रही बात तुम लोगों की फैमिली की, उनके आने वाली 9 पीढ़ियों को कोड़े मारना चाहिए। इतना सब सुनने के बाद ये बैंडिट्स का लीडर अब बोलता है तुम्हारी इन सारी बकवास को सुनकर मेरी पैंट गीली हो गई। देखो मैं थर थर कांप रहा हूँ। अच्छा मुझे तुम पहले ये बताओ क्या तुम किसी एम्परर को ले जा रहे हो या किसी गधे को? मुझे उनका नोबल फेस देखने दो, थोड़ा मैं भी तो देखूं कि वो कौन है। तो ये सारी बकवास सुनने के बाद ये बुढ़ऊ गुस्से में हमला करते हुए कहता है तुम रिग्रेट करोगे ऐसी बातें कहने की। आज तक जिसने भी उनका चेहरा देखा है वो मारा जा चुका है। तो ये बैंडिट्स का लीडर थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया, पर उनका चेहरा दिखाओ। तो बुढ़ऊ ये बात सुनकर सिर्फ दांत पीसते रह जाते हैं और पीछे से हमारा जिन सोच रहा होता है अब मुझे मार्शल मास्टर के स्किल्स देखने को मिलेगा, कितना मजा आएगा। पर कुछ देर देखने के बाद वहाँ देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। पर तभी वो बुढ़ा चुपचाप वापस आ रहे होते हैं। जिन्हें वापस आता हुआ देखकर जिन कहता है व्हाट द, अब ये बुढ़ो वापस क्यों आ रहा है? तभी वो बुढ़ो कैरेज के पास आकर जिन से कहता है यंग मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ही बाहर आकर उनसे मिलना होगा। तो जिन अब पूरा का पूरा घबराते हुए कहता है मैं क्यों? तो ये बुढ़ो कैरेज का दरवाजा खोलते हुए कहता है वे ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके पास मौजूद किलिंग पावर को देखने की जरूरत है, क्योंकि उन लोग की हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर जो कि एक मार्शल मास्टर हैं उनको रोकने की। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी मार्शल मास्टर के ट्रू पावर को नहीं देखा है। तो यंग मास्टर प्लीज आप उन लोग को एक अच्छा सबक सिखाना। और हाँ यंग मास्टर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप हो द हेवनली जिन ब्लेड। आपने अपने 20 साल के छोटे उम्र में ही स्वॉर्ड मैनशिप में एक जीनियस बन गए थे, जिसकी वजह से आप मोरेम वर्ल्ड के पीक तक पहुंच गए। यंग मास्टर की ये सारी कहानियां सुनने के बाद इस बूढ़े के दिल में आपकी उपलब्धियों के प्रति भय के साथ साथ सम्मान करने का मन करने लगा। ये सारी बातें सुनने के बाद जिन थोड़ा चेहरा बनाते हुए मन में सोचता है हेवनली जिन ब्लेड, एक जीनियस स्वॉर्ड मैन, ये बुढ़ो किसके बारे में बात कर रहा है? और फिर ओल्ड मैन से कहता है मुझे लगता है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर बुढ़ो इसकी बातों को ध्यान न देते हुए उन बैंडिट्स को गाली देने लगता है कि तुम कहीं के, क्या तुम गधों ने अभी तक नहीं पहचाना कि ये कौन है? ये ताइवान जिन फैमिली के सेकंड सन है जो कि शांसी प्रोविंस के एक महान मार्शल मास्टर है जिनका नाम। तभी हमारा MC इनको रोकने का प्रयास करते हुए कहता है एक सेकंड रुको, मैं दूसरा नहीं हूँ। और धीरे से कहता है मैं जिन। फिर से हमारा जिन धीरे से कहता है मैं जिन तायुग हूँ। पर अपना बुढ़ो इसकी बात सुनने से पहले ही बोल देता है ये है हेवनली जिन ब्लेड मास्टर जिन म्यू क्योंग। फिर बुढ़ो को कुछ रियलाइज हुए पीछे घूमकर कहता है एक्सक्यूज मी। तो जिन कहता है वेल मैं आपको पहले से यही बताना चाहता था कि मैं जिन म्यू क्योंग नहीं हूँ, मैं जिन तायुग हूँ। तो बुढ़ो घबराते हुए पूछता है कि क्या तुम उस बेकार निकारा गधे तीसरे बेटे के बारे में बात कर रहे हो? तो जिन कहता है हाँ। ये सुनकर बुढ़ो के साथ इतना बड़ा मोए मोए होता है कि वो बेहोश हो जाता है। इस बुढ़ो को ऐसे बेहोश होता हुआ देखकर जिन मन में सोचता है धिक्कार है मेरे सोच पर, मैंने सोच भी कैसे लिया कि ये बुढ़ो एक मार्शल मास्टर हो सकता है। इन दोनों की ऐसी दशा देखने के बाद सारे बैंडिट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी बैंडिट्स का लीडर जिन की तरफ कुल्हाड़ी करते हुए कहता है ओए तुम गधों को सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? तो ये बुढ़ो भी अपना दांत खटखटाते हुए कहते हैं तुम सभी एरोगेंट, रुको अभी मैं तुम्हारी कह के लेता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम सचमुच में जिन फैमिली के तीसरे सन हो भी कि नहीं, लेकिन अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तभी जिन के पास नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि आपको इन बैंडिट्स को हराना है। अगर आप इन बैंडिट्स को हराने में फेल होते हैं तो आपको पेनाल्टी के तौर पे मार दिया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए जिन मन में सोचता है घंटा तुम लोग मुझे जिंदा छोड़ोगे, लगता है आज मेरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि मैं अकेला हूं और उधर 6 लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले लड़ा नहीं हूं, मैं पहले कई बार 6 गॉब्लिन के साथ लड़ चुका हूं, पर ये लोग कुछ अलग है।
तभी बैंडिट्स का लीडर अपने आदमी से कहता है कि अटैक करो, तो वो आदमी उस कुल्हाड़ी को जिन की तरफ फेंक देता है। तो जिन इन लोगों के द्वारा इस तरह हमला करता हुआ देखकर इसकी फट जाती है और कहता है होली शिट, मुझे बस 1 सेकंड दो, टाइम आउट। पर वो कुल्हाड़ी इसके पास ना आकर बीच में ही गिर जाती है। तो जिन बीच में ही कुल्हाड़ी को गिरा देखकर मन में सोचता है, अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो इन बैंडिट्स के लीडर को छोड़कर ये सारे के सारे जिन मॉन्स्टर्स से मैं पहले लड़ चुका हूं उनसे कमजोर हैं। और इधर ये सारे बैंडिट्स उस सुकड़ पहलवान का मजाक उड़ा उड़ाकर हंस रहे होते हैं। तभी जिन एक सीरियस सी शक्ल बनाकर मन में सोचता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें हरा सकता हूं, और सरेंडर करने का दिखावा करने लगता है। इसको सरेंडर करता हुआ देखकर इन बैंडिट्स का लीडर कहता है, क्या वो हार मान गया? अच्छी चॉइस की है उसने। और इधर जिन धीरे धीरे इन लोग की ओर बढ़ते हुए मन में सोचता है, हंस लो, आज तुम लोग का आखिरी दिन है हंसने के लिए। इधर बैंडिट्स का लीडर इस पे ध्यान ना देकर के अपने सबऑर्डिनेट से कहता है, मैंने सुना था कि जिन फैमिली ने तीसरे लड़के को जिन फैमिली से भगा दिया है, जिसका कि मार्शल आर्ट्स 3rd रेट का है और उसका टैलेंट केवल महिलाओं के पीछे भागने में है। पर आज इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि इसका टैलेंट केवल लड़कियों के पीछे भागने में ही अच्छा नहीं है, बल्कि इसको कब हार मान जानी चाहिए इसमें भी अच्छा है। तभी सुकड़ पहलवान लीडर से कहता है, बॉस जिस तरह से वो हमारी ओर बढ़ रहा है, क्या वो आपको किसी पिटे हुए कुत्ते की याद नहीं दिला रहा है? तो ये बात सुनकर इनका लीडर कहता है, एक पिटा हुआ कुत्ता? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हम देखते हैं। इधर हमारा जिन धीरे धीरे चुपचाप से इन लोगों की तरफ बढ़ते हुए मन में सोचता है, बस 2 कदम और, अब बस और 1 कदम। पर तभी इसके पेट में कुछ रिएक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से चौंकते हुए मन में सोचता है, मेरा शरीर हॉट फील कर रहा है। वेट, रुको, क्या ये QI है? इतना कहने के बाद अपने पावर को जनरेट करते हुए फुल स्पीड में बैंडिट्स के लीडर की तरफ बढ़ जाता है और अपनी इन्वेंट्री में से स्पेयर को भी निकाल लेता है। जिनको अपनी ओर हमला करते हुए देखकर बैंडिट्स के लीडर की फट जाती है और अपनी कुल्हाड़ी को सामने करते हुए एक डिफेंस पोजीशन में आ जाता है। पर जिनका लंबा भाला इसके कुल्हाड़ी के हैंडल को तोड़ते हुए सीधा इसके छाती में घुस जाता है, जिसकी वजह से जिन के भाले का क्रिटिकल हिट इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और बैंडिट्स का लीडर टाई बोल जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। इसके खत्म होते ही जिनके पास सिस्टम की तरफ से कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं, जिसमें कि लिखा होता है कि आपने लेवल 10 के जैंग सैम को हरा दिया है, जिसकी वजह से आपको 10 स्टेटस पॉइंट और 10 एबिलिटी पॉइंट मिलता है। और साथ ही साथ जिन फैमिली के कल्टीवेशन टेक्निक को भी अनलॉक किया जाता है। अपने बॉस को इस तरह मरता हुआ देखकर इन सब की फट के 64 हो जाती है। तो हमारा जिन अपना लंबा सा भाला निकालते हुए इन लोगों की तरफ घूर कर देखता है और पूछता है, अब अगला कौन है? इतना सुनने के बाद ये सारे बैंडिट्स जिन से माफी की भीख मांगने लगते हैं कि प्लीज ग्रेट लॉर्ड, हमें माफ कर दीजिए। और सारे के सारे बैंडिट्स अपने आप को जिन के सामने सरेंडर कर देते हैं, जिसकी वजह से जिनके ट्यूटोरियल का पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और इसको कुछ रिसीव होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी इंजरी से रिकवर हो सकता है। और बैंडिट्स को खत्म करने की वजह से इसके फेम में 10 पॉइंट और ऐड कर दिए जाते हैं और साथ ही साथ ट्यूटोरियल के पार्ट 4 को भी इसके लिए खोल दिया जाता है। तो अब बुड्ढा होश में आता है और अपने सामने के नजारे को देखकर चौंक जाता है। तो अब जिन से पूछता है, यंग मास्टर की क्या आपने ये सारी चीजें की हैं? तो जिन इसका रिप्लाई देता है, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें मैंने की हैं। तो ये बात सुनकर बुड्ढा जिन से कांपती हुई आवाज में पूछता है कि क्या आप श्योर हैं कि आप वास्तव में मास्टर म्यूक्योंग नहीं हैं? ऐसी बकवास सुनकर जिनको गुस्सा आ जाता है और उस बुढ़ऊ को डांटते हुए कहता है, लानत है तुम पे, मैं तुमको कितनी बार बताऊं कि मैं जिन टाई क्योंग हूं। अब अगर तुमने ये दोबारा सवाल पूछा तो मैंने तेरा सर फोड़ देना है। आई बात समझ? अब बस जाने के लिए तैयार हो जा। तो बुढ़ा कहता है, हाँ सर। अब हमें जिन के बीते हुए पास्ट को दिखाया जाता है, जहां जिन और उसका दोस्त चिकन लेग पीस खाते हुए टाइम मैनिपुलेशन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि वॉर गेम्स समय को धीमा कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि मैं इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज हूँ कि वे लोग केवल वॉर गेम्स में ही क्यों समय को धीमा करने की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अगर इसके बारे में ध्यान से सोचा जाए तो और भी अलग अलग जगह है जहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका दोस्त इससे कहता है, जिन तुम अज्ञानी कहीं के, तुम फिर से इस बेतुकी बातों पर आकर अटक गए। तुम इस प्रकार के इडियट हो जो अब तुम मुझसे कहोगे कि तुम वॉर गेम का उपयोग अधिक स्टडी करने में कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम सियोल यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो जाओगे। मेरे अनपढ़ भाई जिन, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। पहली बात कि वॉर गेम में स्टडी करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि VR गेम समय को धीमा नहीं करते हैं, बस वो ऐसा महसूस कराते हैं कि समय धीमा हो चुका है। अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में बताऊं तो तुम्हारा प्ले टाइम यानी खेलने का समय इस बात से निर्धारित होता है कि आप अपने ब्रेन के अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसलिए अगर आप फोर्सफुली अपने ब्रेन के अंदर अधिक डेटा को स्टोर करते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि समय धीमा हो चुका है। हालांकि ब्रेन केवल इतना सा ही डेटा स्टोर कर सकता है, जिसकी वजह से जब एक बार आप गेम से बाहर आ जाएंगे तो गेम के अंदर आपके द्वारा फोर्सफुली डाली गई अधिकांश जानकारी गायब हो जाएंगी और आपके पास केवल उतनी ही जानकारी रहेगी जो कि गेम के अंदर दी गई थी। तो यही कारण है जिसकी वजह से VR गेम के अंदर स्टडी करने और रियल लाइफ में स्टडी करने में कोई भी अंतर नहीं है। और साथ ही साथ ये गेम वाला मेथड ब्रेन पर काफी स्ट्रेस डालता है। ज्यादातर VR गेम्स ब्रेन को दी गई जानकारी को फैला देते हैं,
यानी कि हम टाइम डिफरेंस को ऐसे माप सकते हैं कि गेम में बिताए गए 3 आवर्स रियल लाइफ में बिताए गए 1 आवर के बराबर होंगे। इतना सुनने के बाद फिर से जिन एक क्वेश्चन करता है, अगर ऐसा है तो क्या टाइम डिफरेंस को और भी बढ़ाया जा सकता है? तो इस पर सॉन्ग उबासी लेते हुए रिप्लाई देता है कि अगर कैप्सूल बनाने में अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए तो टाइम डिफरेंस को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसे कैप्सूल बनाने में इतना ज्यादा पैसा लगेगा कि ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब मेरा दिमाग खाना बंद कर और लाइट बंद करके अपने रूम में जाके सो जा। तो अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ की हम देखते हैं ये सारी पास्ट की चीजें जिन कैरेज में बैठकर सोच रहा होता है। मैं पहले ही इस गेम के अंदर 3 दिन बिता चुका हूँ, तो अगर सॉन्ग ने जो कहा था वो सही है तो क्या उसे अभी तक उठ नहीं जाना चाहिए? वो अभी क्या कर रहा होगा? कहीं वो सोते सोते मर तो नहीं न गया होगा? तभी चौंकते हुए कहता है, वेट, क्या ऐसा हो सकता है कि कैप्सूल का टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई हो? और फिर थोड़ा चिंतित होते हुए सोचता है, लेकिन कैप्सूल तो कबाड़ जैसा लग रहा था। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? इस गेम की ग्राफिक की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। और फिर थोड़ी देर शांति से बैठा रहता है, फिर एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, लानत है मुझ पर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और फिर अपने आप को शांत करते हुए अपने स्किल मेन्यू को खोलता है और अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को देखते हुए मन में सोचता है, मैं अभी अमेज्ड हूँ, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये सारी चीजें रियल हैं। मैं अपने पॉइंट्स को बाद में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सबसे पहले मुझे अपने स्किल्स के डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना चाहिए। तो अब हमें जिन फैमिली के स्पेयर टेक्निक, फुटवर्क टेक्निक और कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जिनमें से 2 फर्स्ट रेट की टेक्निक होती हैं और कल्टीवेशन टेक्निक पीक रैंक की होती है। और भी कुछ ज्यादा जानना हो तो भाई लोग पॉज करके देख लेना। तो अब हमारा जिन इन टेक्निक्स को देखते हुए कहता है, मैंने इन टेक्निक्स में से पहले किसी का भी यूज नहीं किया है और जिन फैमिली की कल्टीवेशन तो पीक रैंक की है। वैसे मानना तो पड़ेगा, ये सारी टेक्निक्स बवाल हैं। तभी इसके पास डिंग करके क्वेस्ट आता है ट्यूटोरियल के पार्ट 4 के लिए, जिसमें कि लिखा होता है, अगर आपने इस क्वेस्ट को फेल किया या तो फिर आपका क्यूआई डेविएशन हो जाएगा या फिर आप मर जाएंगे। तो जिन इतना पढ़ने के बाद कहता है, क्या फिर से मार दिया जाएगा? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अगर मैं थोड़ी देर और इंतजार करूं तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे सॉन्ग किसी न किसी तरह जगा देगा, तो फिर मैं क्यों इन छोटी छोटी क्वेस्ट के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालूं? तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है कि आपके रिस्पॉन्स का वेट किया जा रहा है। इसे देखने के बाद जिन एक डेविल सी हंसी हंसते हुए सिस्टम से कहता है, ना, मैं एक्सेप्ट करने वाला, तेरे को जो करना है तू कर ले। इतना सुनने के बाद सिस्टम भी इसको एक रेड नोटिफिकेशन देते हुए कहता है, तुम किसी भी ट्यूटोरियल क्वेस्ट को डिक्लाइन नहीं कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जिनकी दुनिया ही हिल जाती है। तभी सिस्टम इसको फिर से एक नोटिफिकेशन देता है कि आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और 2 ऑप्शन देता है, एक्सेप्ट, यानी कि इसमें डिक्लाइन का ऑप्शन ही गायब कर देता है। इसे देखने के बाद जिनको इतना गुस्सा आता है कि उसकी सारी नसें बाहर आ गई होती हैं, और इसी फ्रस्ट्रेशन में सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुझसे कहा कि मुझे डिक्लाइन करना है, तो तू मुझे 2 एक्सेप्ट बटन्स क्यों दे रहा है? तभी सिस्टम भी इसके मजे लेते हुए एक और नोटिफिकेशन देता है कि इस क्वेस्ट को ऑटोमेटिक एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिसे देखने के बाद जिन सिस्टम पर चिल्लाता है, बकवास सिस्टम कहीं के, और सारी होप को खोकर वहीं बैठ जाता है। पर तभी फिर से सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप वहां जाना चाहेंगे जहां क्वेस्ट का हेल्पर अभी है, और 2 ऑप्शन देता है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। पर अब की बारी सिस्टम तो उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता, सीधा ऑटोमेटिक एक्सेप्टेड कर देता है, जिसकी वजह से जिन का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और मन में सोचता है, लानत है मुझ पर, क्या मुझे सिस्टम इग्नोर कर रहा है? और फिर कांपती हुई आवाज में कहता है, हे भगवान, प्लीज मुझे यहाँ से एक बार निकाल दे। और तभी इसके साथ कुछ होने लगता है जिसकी वजह से ये चौंक जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इसके सामने का स्पेस सिकुड़कर एक ब्लैक होल क्रिएट करता है, जिसमें कि जिन खींचा चला जाता है। तो अब जिन अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और अपने आप को किसी और जगह पाकर कहता है, मैं कहाँ हूँ? तभी पीछे से आवाज आती है, हे बच्चे इधर आओ। तो जिन पीछे मुड़ते हुए उस ओल्ड मैन के पास जाने लगता है और मन में सोचता है, क्या ये ओल्ड दादाजी मेरे हेल्पर हैं? तो ये दादाजी अपने जिन को देखते हुए कहते हैं, बच्चे यहाँ आकर जितनी आराम से बैठ सकते हो बैठ जाओ। तो जिन दादाजी की ऐसी बातें सुनकर मन में सोचता है कि क्यूआई सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको लोटस पोजीशन में बैठना होता है। तो दादाजी इसके मन की बातों को सुनते हुए कहते हैं, केवल बिगिनर्स ही इन सारी पोजीशन पर ध्यान देते हैं कि वे किस भी पोजीशन में ये सारे कार्य को कर रहे हैं। हम जैसे प्रो प्लेयर के लिए ये सारी पोजीशन मायने नहीं रखती हैं। तो जिन बेचारा किस्मत का मारा अपने मन में सोचता है, क्या वे मेरे थॉट्स को भी पढ़ सकते हैं? क्या वे सच में एक मार्शल मास्टर हैं? तो दादाजी इसके ऐसी थॉट को सुनने के बाद इससे कहते हैं, ओहो, तुम एक इंटरेस्टिंग बच्चे हो, और उठकर इसके पास जाकर इसके कुछ मेरिडियंस पॉइंट पे टच कर देते हैं। और फिर इसके पीछे जाकर इससे कहते हैं, बच्चे सरप्राइज मत हो, मैंने तो बस तुम्हारी कुछ मेरिडियंस को खोला है, जिसकी वजह से तुम अपने आप को फोकस रख पाओगे। तो जिन थोड़ा सरप्राइज होते हुए मन में सोचता है, मैं मूव नहीं कर पा रहा। तो दादाजी फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए इससे कहते हैं, अपनी क्यूआई के प्रवाह को नियंत्रित करने का तरीका जानना सभी मार्शल आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है।
जिसकी वजह से ये न केवल आपके QI को ठीक से जमा करने में मदद करता है, बल्कि ये साथ ही साथ आपके माइंड, QI और स्पिरिट को पॉलिश करने में भी मदद करता है, जिसकी वजह से ये आपको अलाउ करता है कि आप एक हायर रेल्म को भी अचीव कर सकते हैं। इतनी सारी ज्ञान की बातें बताने के बाद फिर से जिन से कहते हैं कि बच्चे, अब तुम अपने ध्यान को केंद्रित करो और अपने माइंड को पानी की तरह एकदम क्लियर कर लो, और अब तुम अपने अंदर से QI के फ्लो को धीरे धीरे बाहर निकलने दो। और अब हम देखते हैं कि ये दादाजी जिन के पीठ पर हाथ रखते हुए कुछ मंत्र बोलने लगते हैं, जो कि राइटर को भी समझ में नहीं आई। उस मंत्र को बोलने की वजह से जिन के सारे मेरिडियंस खुलने लगते हैं और अब हम देख पाते हैं कि जिन के हेड पर एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। तो ये दादाजी जिन से फॉलो करने के लिए कहते हैं। तो जिन मन में सोचता है, पर फॉलो क्या करना है? अब ये इतना सोच ही रहा होता है कि तभी इसके पास सिस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन आती है कि जिन फैमिली के कल्टीवेशन टेक्निक का QI सर्कुलेशन शुरू किया जा रहा है, जिसकी वजह से जिन के सारे मेरिडियंस में लाइट फ्लो होने लगती है। ये सारी चीजें जैसे ही कंप्लीट होती है, वैसे ही इसके पास भर भर के नोटिफिकेशन आती हैं। तभी इनमें से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, जिसपे कि लिखा होता है कि आपके मेन क्वेस्ट को शुरू किया जा रहा है। अब हमारा जिन अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और अपनी बॉडी में हुए चेंजेस को फील करते हुए कहता है, वाह, मजा आ गया। मेरी पूरी बॉडी ऐसा फील कर रही है जैसे उसे पूरी तरह से आराम मिल गया हो। और अपने पेट को टच करते हुए कहता है कि QI सच में एक दिलचस्प चीज है। और फिर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर झांकते हुए मन में सोचता है, क्या मेरे पास सिर्फ 10 साल का ही QI है? ये काफी कम है, लेकिन प्योर एसेंस है। पर तभी इसे एक और QI सोर्स फील होता है, जिसे फील करने के बाद कहता है, अगर मैं इसे भी एब्जॉर्ब कर लूं तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं और भी स्ट्रांग बन जाऊंगा। तभी इसे क्वेस्ट के बारे में याद आता है, जिसमें कि लिखा होता है, अगर क्वेस्ट फेल हुआ तो तुम्हारी मौत तो निश्चित है। इतना याद करने के बाद इसकी फट जाती है और फिर कहता है, मुझे जो करने को कहा गया है उससे अधिक मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी लाइफ रिस्क में है। तो सबसे पहले मुझे अपने क्वेस्ट को फिनिश करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही डिसीजन मेरे लिए ठीक है। और फिर अपने 10 साल वाले QI को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। तो कुछ समय बाद ये बुढ़ा जिन को इन्फॉर्म करता है कि यंग मास्टर, हम लोग ताइवान के जिन फैमिली में पहुंच आए हैं। तो जिन थोड़ी देर बाहर का नजारा देखता है और फिर इस कैरेज चलाने वाले से कहता है, क्या तुम थोड़ा स्लो चल सकते हो? तो ये कैरेज चलाने वाला कहता है, हाँ बिल्कुल। और फिर जिन खिड़की को बंद करके अंदर बैठ जाता है और कहता है, स्किल मेन्यू को खोलो और QI सेंस को एक्टिवेट करो। और फिर अपने QI सेंस के बारे में पढ़ते हुए कहता है, ये बिल्कुल पावर लेवल स्कैनर की तरह है। तो ठीक है, अब मैं इसे टेस्ट करूंगा। और फिर अपने QI सेंस को एक्टिवेट कर देता है। तो इसके पैरों के आसपास एक ग्रीन ग्रीन सा सर्कल बन जाता है। तभी इसके पास एक मैसेज आता है, जिसमें कि लिखा होता है कि आपने QI सेंस स्किल को एक्टिवेट किया है। क्योंकि अभी इस स्किल का लेवल केवल फर्स्ट मास्टरी पर है, इसलिए अभी आप केवल 10 मीटर की रेंज में उपस्थित लेवल 30 से नीचे वाले सारे मार्शल आर्टिस्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जिन कहता है, ओहो, ये तो बहुत अच्छा है, ये मेरे जैसे कुछ लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। और फिर एक अजीब सी हंसी देते हुए मन में सोचता है, आज मैं भाग्यशाली हूँ कि आज मुझे कुछ अच्छी चीज मिली। इसी एक्साइटमेंट में अपने क्वेस्ट मेन्यू को खोल लेता है, जिसे देखने के बाद मानो उसकी दुनिया ही हिल गई हो, क्योंकि अब की बार इसका क्वेस्ट लॉग आउट के बारे में होता है। इसके क्वेस्ट मेन्यू में लिखा होता है कि अगर आप इस मुरिम वर्ल्ड को छोड़ना चाहते हैं तो आपको और भी स्ट्रांग बनना होगा, जिसमें से पहला आपको फर्स्ट रेट का वॉरियर बनना है और अपने लेवल को 30 तक पहुंचाना है और साथ ही साथ अपने फेम को 500 तक पहुंचाना है। इन सभी को पूरा करने की वजह से आपके रिवॉर्ड के तौर पर लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा। इस क्वेस्ट के बारे में पढ़ने के बाद जिनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और फिर चिल्लाते हुए कहता है, मैं फाइनली इस प्लेस को छोड़ के जा सकता हूँ। और फिर हंसते हुए सिस्टम से कहता है, मुझे पता था, ये कचरा सिर्फ गेम है, तुम्हारी वजह से मैं बिना किसी रीजन के ही चिंता में पड़ गया था। अब मुझे सिर्फ अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंस और गेम सिस्टम को प्रॉपरली यूज करना है, जिसकी वजह से मैं यूं चुटकी बजाते ही इस क्वेस्ट को पूरा कर लूंगा। अब मुझे अपने वर्ल्ड यानी कि जहां से मैं आया हूं उसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस क्वेस्ट को पूरा करके इस दुनिया से चला जाऊंगा। उसके बाद मैं इस कचरा गेम बनाने वाले को खोजूंगा और उसको पीटूंगा। तो अब हमें दिखाया जाता है कि जिन का कैरेज जिन फैमिली के गेट तक पहुंच गया होता है। तभी गेट कीपर्स का कैप्टन इन लोगों को रोकते हुए कहता है, मैं महान जिन फैमिली के गेट कीपर्स का कैप्टन ह्यूक मुजिन हूं, तो प्लीज आप अपनी पहचान को बताइए और साथ ही साथ यहाँ आने का उद्देश्य भी। तो ये बुढ़ा अपना इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है, हेलो, हम क्रिम्सन फ्लावर से यहाँ आए हैं। तो गार्ड क्रिम्सन फ्लावर का नाम सुनते ही अपने कान खड़े कर लेता है और कहता है, क्या तुम क्रिम्सन फ्लावर यानी इनफेमस ब्रॉथल की बात कर रहे हो? तो मुझे तुम ये बताओ कि क्रिम्सन फ्लावर के लोगों का इस स्थान पर क्या बिजनेस है? तो ये बुढ़ा अभी कुछ बोलने ही जा रहा होता है कि तभी जिन अंदर से खांसने लगता है, जिसकी वजह से गार्ड्स के कैप्टन का भी ध्यान इसी तरफ आ जाता है। तो अपना जिन थोड़ा सा खिड़की को खोलते हुए मन में सोचता है, उसे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, है ना? अच्छा, उसने मुझे नोटिस कर लिया। इतना सोचने के बाद उस गार्ड से कहता है, ऑल राइट, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो बॉयज, और खिड़की को बंद करने लगता है। तो गार्ड खिड़की बंद होने से पहले उसको रोकते हुए कहता है, यहाँ से निकल जाओ।
तो जिन इतना सुनने के बाद थोड़ी देर तो शांति से बैठा रहता है और फिर खिड़की से झांकते हुए कहता है, क्या मैं? तो इसका रिप्लाई देते हुए कहता है, अब तुम कोई भी बकवास मत करना, और हाँ, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने ये मजाक में कहा है। जिन ऐसी बात सुनकर फ्रस्ट्रेटेड होते हुए मन में सोचता है, क्या बकवास है, वो ऐसा रिएक्शन कैसे दे सकता है, क्या उसको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? और फिर हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, मैं इसी जगह पर ही रहता हूँ। तो गार्ड कहता है, मैं भी इसी जगह पर ही रहता हूँ। तो जिन इससे कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जिन फैमिली का थर्ड यंग मास्टर हूँ। तो इस पर कुछ खास रिएक्शन ना देते हुए कहता है, क्या आप यही कहना चाह रहे थे? तो ये सुनने के बाद जिन के पास कोई शब्द ही नहीं होते हैं कहने के लिए। तो ह्यूग फिर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप कौन हैं, तो इसलिए गाड़ी से अब बाहर निकल जाइए और अब हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। तो ये सुनने के बाद जिन इन दोनों गार्ड की तरफ देखता है। ये दोनों गार्ड भी इसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो जिन उतरते हुए मन में सोचता है, अब मैं सोचूं तो ये सारी चीजें अजीब लग रही हैं। फिर ह्यूग अपनी कॉपी पेन निकालते हुए पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो जिन मन में सोच रहा होता है, बकवास, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार कर रहा है, और फिर से कहता है, मेरा नाम जिन टाई क्योंग है। फिर ह्यूग पूछता है, तुम कहां से हो? तो जिन कहता है, ताइवान के जिन फैमिली से। तो अब ह्यूग कहता है, अच्छा, अब तुम अपना एज और मार्शल आर्ट्स का स्टेज बताओ कि तुम कौन से स्टेज पे हो। तो जिन कहता है, मेरा एज 20 है और एक मैं सेकंड रेट का वॉरियर हूं। तो गार्ड लिखना बंद करके इसको अजीब सी नजरों से देखते हुए कहता है, अपनी प्राइड को अपने पॉकेट में रखो, बस तुम मुझे ईमानदारी से जवाब दो। तो ये सुनने के बाद जिन अपने मन में सोचता है, ईमानदारी से? तो क्या मैं इसको बता दूं कि जैसे ही मैंने अपने स्टेट पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, मैं एक सेकंड रेट का वॉरियर बन गया? नहीं, मैं नहीं बता सकता। तो गार्ड अब फिर से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अभी तो इसे इग्नोर कर देता हूं, पर पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम इतने दिन कहां थे और अभी कहां से आ रहे हो? तो जिन कहता है, क्रिम्सन फ्लावर से। तो गार्ड इसके मजे लेते हुए कहता है, हे अच्छा, आप इन कुछ दिनों तक एक महंगे कूथे पर रुके हुए थे, आपको मजा तो बहुत आया होगा और वहां पे आपने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए होंगे, है ना? और एक क्रीपी सी हंसी हंसते हुए कहता है, या फिर मैं यूं कहूं कि पैसे खर्च करने के लिए फैमिली फंड में से आपने फिर से चोरी की है। तो जिन मन में सोच रहा होता है, चोरी? ह्यूग फिर से जिन के साइड में जाते हुए कहता है, क्या आप इसके बारे में परेशान हैं? और वैसे भी यंग मास्टर हमेशा से ऐसी चीजें करते आ रहे हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना यंग मास्टर? और ऐसी बेइज्जती सुनने के बाद जिन के दिमाग में बीती कुछ डिप्रेसिंग बातें याद आने लगती हैं, जैसे कि जिन अपनी फैमिली पर धब्बा है और वो एक परवर्ट है। तभी ह्यूग फिर से कहता है, थर्ड यंग मास्टर, वैसे तो मैं एक गेट कीपर हूं, पर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। और एकदम से उसके कान के पास चिपक कर कहता है, फैमिली की इज्जत पर कीचड़ उछालना बंद करो यंग मास्टर, आपको कम से कम एक ह्यूमन की तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए। इतना कहने के बाद आगे निकल जाता है। इधर हम अपने जिन को देखते हैं, जिसके की दिमाग में अलग ही ख्याल चल रहे होते हैं। क्या सही इंसान की तरह, जिन, मैं जानता हूं ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन ये मुझे ऐसा महसूस करा रहा है जैसे कि मुझे ये सारी चीजें सोच सोचकर गुस्सा आ रहा है। और फिर ह्यूग से कहता है, हे तुम गधे के बच्चे, वहीं रुको। इतना कहने के बाद इस पर हमला करते हुए कहता है, आज तू मरेगा कुत्ते। इसके बाद हमें कुछ नहीं दिखाया जाता है कि यहाँ पे हुआ क्या नहीं। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर सीधा मेन हॉल की तरफ जाता है, जहाँ एक पर्सन अपने घुटनों पे झुका हुआ होता है। तभी जिन फैमिली का लीडर यानी कि हमारे जिन का सबसे बड़ा भाई कहता है, बोलो क्यों आए हो? तो ये कांपते हुए कहता है, मेरे पास एक प्रेशियस सबॉर्डिनेट है जो कि मेरे लिए काम करता है और उसके मन में मेन फैमिली के लिए बहुत सारा सम्मान है और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा मेहनती भी है, लेकिन वो काफी अहंकारी भी है, इसलिए वो अपने कार्यों के परिणामों के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचता है। तो ये सारी बातें सुनकर लीडर बोलता है, घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो, सीधा पॉइंट पर आओ। तो ये पर्सन ह्यूग मुजिन की इतनी ज्यादा बड़ाई करने के बाद अब कहता है कि थर्ड यंग मास्टर के साथ उसका झगड़ा हो गया। तो लीडर कहता है, हाँ सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा कर सकता है। अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरे सबसे छोटे भाई के साथ क्या हुआ? तो ये पर्सन लीडर को जिन के बारे में बताता है कि हम यंग मास्टर को सीधा अस्पताल ले गए, लेकिन वो अभी भी बेहोश हैं और उनके शरीर पर कई सारे चोट के निशान भी हैं। तो ये सुनने के बाद लीडर कुछ नहीं बोलता है। तो ये समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि लीडर बहुत गुस्सा है। अभी तक सिर्फ ये झुका हुआ था, पर अब जमीन पर माथा टेकते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलती है। तो इस गलती के लिए जो भी आप मुझे सजा देंगे, मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। इतना सुनने के बाद अब हमारा लीडर कहता है, क्या मैं तुम्हारे उस लड़के को देख सकता हूँ? मैं उससे कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। इतना सुनकर इसकी और फट जाती है। तो अपने फटे को संभालते हुए कहता है, फैमिली हेड, कृपया मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करिएगा, लेकिन उसे अभी मेडिकल असिस्टेंट की आवश्यकता
सकता है, जिसकी वजह से वो अभी आपसे मिल नहीं पाएगा। तो अब लीडर कहता है, अच्छा, उसका भी इलाज किया जा रहा है। तो ये कहता है, यस माय लॉर्ड, वो अभी अस्पताल में भर्ती है। मैंने सुना कि उसकी कई सारी हड्डियां भी टूट गई हैं। तो लीडर कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम मेरे रिक्वेस्ट के बारे में भूल जाओ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है, यस माय लॉर्ड, और वहां से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद लीडर कुछ देर तक तो शांत रहता है, पर थोड़ी देर बाद सारे डॉक्यूमेंट को फेंकते हुए वी पैंग को आवाज लगाता है। तो ये रेड हेयर वाला ही वी पैंग है। तो ये कहता है, जी बोलिए माय लॉर्ड। तो अब हम लीडर को देखते हैं जो कि काफी खुश लग रहा होता है, और फिर वो कहते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो अब आगे हम देखते हैं कि जिन सिस्टम का स्लीपिंग मोड यूज कर रहा होता है। बेसिकली इस मोड में होता ये है कि अपना जिन जिससे पहले लड़ चुका है उसको सिस्टम रजिस्टर कर लेता है, ताकि बाद में अपना जिन इस मोड का यूज करते हुए उन लोगों के साथ ट्रेनिंग कर सके। तो अब हम देखते हैं कि अपना जिन इस मोड का यूज करते हुए ह्यूग का क्लोन बनाकर उससे फाइट कर रहा होता है, पर जिन ह्यूग के क्लोन को टच तक नहीं कर पा रहा होता है। तो ह्यूग इसको पीटते हुए कहता है, तो बेसिकली इस मोड का ये भी खासियत है कि ये जिसका भी कॉपी करेगा वो ओरिजिनल के जैसा व्यवहार करेगा। तो ह्यूग जिन को पीटते हुए उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है, तुम बढ़िया हो जितना कि मैंने सोचा था, लेकिन यदि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुमको मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए फाइट करना चाहिए, ना कि ऐसे ही फालतू में। जिन जमीन पर गिरे हुए मन में सोच रहा होता है, मैं उसे जितना ही देखता हूँ वो मुझे उतना ही नीची नजरों से देखता है, तो सुअर कहीं के, और अपने फिस्ट को लेकर उसके तरफ फाइट करने के लिए बढ़ जाता है। पर ह्यूग इसके सारे हमलों को डॉज करते हुए दे घूसे मार रहा होता है। तो जिन मार खाते हुए सोचता है, मुझे लगा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, क्योंकि मैंने उसे बैंडिट्स के लीडर की तरह समझा। अब मैं ध्यान से देखूं तो अब मैं लॉग आउट कर पाऊंगा आज घंटा। मुझे लगता है कि इस मुरिम वर्ल्ड को छोड़ने से पहले ही मैं मारा जाऊंगा। तो ह्यूग जिन की ऐसी बातें सुनकर उसको और पीटते हुए कहता है, ओए चूजे, अभी अभी तूने क्या कहा? क्या तूने मुझे गधा कहा? लगता है कि तुझको अपने पिछवाड़े पर मार खाना बहुत पसंद है। अभी ये सारी चीजें बोल ही रहा होता है कि तभी जिन अपने सर से उसके ठुड्डी पर दे मारता है और कहता है, एनीवे, इस सुअर का लेवल क्या है? तो अब हम देखते हैं कि ह्यूग का लेवल 20 होता है। तो ह्यूग एक हेडबट खाने के बाद इसकी और गुस्से में बढ़ जाता है और हमें सिर्फ चिल्लाने की आवाज आती है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि अपना जिन स्लीप मोड से बाहर आ जाता है और अपने आप को इस जगह पाकर थोड़ा चौंक जाता है। तो जिन को होश में आता हुआ देखकर डॉक्टर इससे पूछता है, क्या आप जग गए? तो जिन इससे पूछता है, मैं कहाँ हूँ? तो डॉक्टर इससे कहता है, आप मेडिकल हॉल में हैं और आप पिछले 1 घंटे से बेहोश थे। तो जिन थोड़ा रिलैक्स होकर लेटते हुए मन में सोचता है, अच्छा, मैं पिछले 1 घंटे से इस हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा हूँ, और फिर चौंक कर बैठते हुए कहता है, वेट, क्या मैं पूरे 1 घंटे से बेहोश था? पर इसके झटके से उठने की वजह से इसका पूरा शरीर दर्द करने लगता है। तो इसको देखते हुए डॉक्टर इससे कहता है, आपके पूरे शरीर पर चोट लगी है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी तकलीफ होगी। तो प्लीज यंग मास्टर, आप कुछ भी अननेसेसरी ना करिए और जितना हो सके आराम करिए। इतना कहकर वहां से चला जाता है। तो जिन थोड़ी देर तक तो शांति से बैठा रहता है और फिर अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को देखते हुए कहता है, शिट यार, मैंने सोचा नहीं था कि लास्ट में मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। इतना कहने के बाद जो भी उसके पास 10 पॉइंट थे वो सारे का सारा स्टैमिना में डाल देता है और मन में सोचता है, अगर मैंने पहले ये सारे स्टेट पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता तो शायद मैं जीत गया होता। और फिर चोमू जैसी हरकतें करते हुए सोचता है, अगर मुझे उसके जैसे किसी को हराना है तो अपने मार्शल आर्ट्स को स्ट्रांग बनाना होगा। अगर वो मुझसे फिर से लड़ने आया तो मैं उसको ऐसे मारूंगा कि, और ये फालतू सी हरकतें कर ही रहा होता है कि तभी वहां इसका बड़ा भाई डॉक्टर को लेते हुए आ जाता है। तो बड़ा भाई डॉक्टर से पूछता है, अभी इसकी कंडीशन कैसा है? इधर जिन अपने बड़े भाई को देखते हुए मन में सोचता है, अब ये मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला पर्सन कौन है, क्योंकि अभी इसको पता नहीं है कि वो इसका बड़ा भाई है। तो अपने बड़े भाई के लेवल को जानने के लिए जिन अपने की सेंस को एक्टिवेट कर देता है। तो डॉक्टर लीडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, इनके शरीर पर बस छोटी मोटी खरोचे हैं, जिसकी वजह से कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो लीडर गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए कहता है, ये कितना शर्म की बात है, कम से कम इसका एक पैर तो टूट ही जाना चाहिए था। तो ये बातें सुन करके और लीडर का लेवल ना देख पाने की वजह से इसकी फट जाती है और सोचता है, लगता है कि उसका लेवल 30 से ऊपर का है, जिसकी वजह से वो शायद हाईएस्ट लेवल का होगा। वेट, अगर अब मैं इन लोगों को ध्यान से देखूं तो जिस तरह से डॉक्टर बिहेव कर रहा है और ये मॉन्स्टर जैसा आदमी जो कि मुझे डराने पे लगा हुआ है, अगर मैं इसके फेस को ध्यान से देखूं तो शायद मैं। और अब हम देखते हैं कि अपना जीन अपने ब्रेन का 1000 IQ एक्टिवेट करने के बाद एक प्यारा सा शख्स बनाते हुए लीडर से कहता है, पिताजी, जिसे सुनकर के लीडर पत्थर की मूर्ति बन जाता है और अपने स्लीव्स को ऊपर करते हुए डॉक्टर से कहता है, आपकी हेल्प के लिए आपका शुक्रिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो डॉक्टर लीडर को इतने गुस्से में देखकर ग्रीट करते हुए वहां से निकल लेता है। तो जीन घबराते हुए लीडर से कहता है, नहीं नहीं, वेट, प्लीज शांत हो जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मेरे पिताजी नहीं हैं, पर यह भी तो पॉसिबल नहीं है कि आप मेरी मदर हैं।
और फिर घबराते हुए डॉक्टर को रोकते हुए कहता है, सर डॉक्टर, आप कैसे मुझे इस मॉन्स्टर के साथ अकेला छोड़ सकते हैं? प्लीज डॉक्टर रुक जाओ, मुझे बचा लो। पर डॉक्टर इसकी एक बात नहीं सुनता है और बाहर चला जाता है। तो अब जीन घबराते हुए मन में सोचता है, ये किस प्रकार का डॉक्टर है जिसने कि अपने पेशेंट को इस तरह छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि लीडर अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए इससे कहता है, हर एक मूर्खता की एक सीमा होती है, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम और कब तक ऐसे जीने वाले हो, यू लिटिल ब्रैट। तो लीडर की ऐसी बातें सुनकर जीन कांपते हुए दीवार से चिपक जाता है और सोचता है, आज तो मैं गया, आज तो मैं गयो। तो लीडर इससे कह रहा होता है, जब मैंने तुमको पहला मौका दिया था तो तुम सिर्फ लड़कियों के पीछे भाग रहे थे, और जब भी तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे लगते हैं तो तुम उसे गैम्बलिंग में उड़ा देते हो। तुम्हारे इस बेकार की वजह से ही तुमको फैमिली से निकाल दिया गया था। तो अब जीन अपने साथ कुछ न होता हुआ महसूस करके धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि लीडर दूसरों को सुनाने के लिए उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम छोटे कीड़े, अगर आगे भी तुम ऐसे ही कार्य करते रहे तो तुमको गंभीर पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और फिर जल्दी जल्दी से उसके पैर दबाने लगता है और उसके हाथों पर फूंकने लगता है। कुल मिला जुला करके अच्छे से केयर कर रहा होता है। तो जीन एक अजीब सा शक्ल बना करके इससे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तो लीडर इसके पास जाकर इसके सर पर हाथ रखते हुए बहुत प्यार से कहता है, मुझे खुशी है कि ये सारी मामूली चोटें हैं, पर तुमने उस लड़के से फाइट क्यों किया? और वैसे भी तुमने पहले कभी किसी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं ली है। अपने आप का इतना केयर करता देख जीन को कुछ गलतफहमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को समेटते हुए इससे कहता है, तो तुम कौन हो? तो लीडर चौंकते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, तुम कहाँ हो? मुझे लगता है कि मेरे भाई के सर पे चोट लग गई है। और फिर बच्चों की तरह रोते हुए जीन से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तो जीन कहता है, नहीं। तो लीडर फिर से पूछता है, क्या तुम्हें इतना सा भी याद नहीं है? तो जीन इसको एक बोर्ड दिखाते हुए मन में सोचता है, मैं बस प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं सारी चीजें भूल चुका हूँ। खैर यही मेरे लिए बढ़िया भी है। तो लीडर इस बोर्ड को देखने के बाद इससे कहता है, क्या तुम्हें याद है कि मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे क्या कहा था? तो जीन कहता है, आपका क्या मतलब है? तो लीडर उस टॉपिक को चेंज करते हुए जीन से पूछता है, अच्छा तुम ये बताओ कि मेरा नाम और एज क्या है? तो जीन कहता है, जिन वी क्योंग, जो कि ताइयोन के जिन फैमिली का हेड है, और एज 35, और आप अभी तक सिंगल हो। तो अब लीडर इससे फिर से पूछता है, अच्छा ठीक है, अब पेरेंट्स के बारे में बताओ। तो जीन कहता है, फादर अभी मेनलैंड के आसपास कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और मदर 10 साल पहले ही गुजर चुकी हैं। तो इतना सुनकर लीडर इसको शाबाशी देते हुए कहता है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा ठीक है, अब तुम अपने सेकंड भाई के बारे में बताओ। तो जीन कहता है, हेवेनली जीन ब्लेड, जिसका की नाम जिन म्यू क्योंग है और उसकी एज 25 है और वो अभी हेवेनली गेट टेम्पल का डिसाइपल है। इतना सुनकर लीडर कहता है, बढ़िया बढ़िया, वेट, हेवेनली जीन ब्लेड, ऐसा मुझे तो याद नहीं है कि मैंने इस निकनेम के बारे में तुमको बताया हो। तो ये सुनकर जीन पसीना पसीना हो जाता है और बहाना बनाते हुए कहता है, आउच आउच, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो लीडर सारी बातों को छोड़कर इसका ख्याल रखने लगता है, क्योंकि सिंपल चोटें हैं तो इसलिए 4 दिन में सूजन और निशान दोनों गायब हो जाएंगी। तो अब हमारा सीन कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है, जहां जीन कपड़े पहन के बाहर निकल रहा होता है कि तभी इसको कोई ग्रीट करते हुए कहता है, प्लीज यंग मास्टर, मुझे आप अपने आप को एस्कॉर्ट करने की अनुमति दें, जिससे कि मैं आपको आपके रेजिडेंट तक छोड़ सकूं। और फिर रास्ते में पड़ने वाली सभी चीजों के बारे में जीन को बताने लगता है। तो इसको देखने के बाद जीन मन में सोचता है, मुझे लगता है कि ब्रदर ने ही इसे भेजा ताकि ये सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन कर सके। तो अब हम देखते हैं कि वो रेड कपड़े वाला इसको एक बड़े से घर के सामने लाकर छोड़ देता है और कहता है, हम पहुंच गए। और फिर जीन से कहता है कि यंग मास्टर, 2nd फ्लोर पर आपका बेडरूम है और जगह जगह पर सर्वेंट्स लगे हुए हैं, तो अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो उनमें से किसी एक को मेरे पास आप भेज सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तो जीन भी इनको जाने की अनुमति दे देता है। अब जीन उस महल के अंदर घूमते हुए मन में सोच रहा होता है कि जीन अपनी दुनिया में एक खंडहर से घर में रहता है और यहाँ देखो, यहाँ एक महल में रह रहा है। और फिर एक दरवाजे को खोलते हुए सोच रहा होता है, मुझे जानना है कि मेरे लिए इस घर के स्टोर में क्या क्या चीज रखी है। और फिर दरवाजे को खोलते हुए कुछ देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसको चारों तरफ सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहां से आगे बढ़ते हुए कहता है, वो क्या फैशन का एडिक्टेड था, उसके पास कपड़ों के लिए पूरा का पूरा फ्लोर है। और फिर आखिरी कमरे के पास जाते हुए कहता है, मैं आशा करता हूँ कि ये कमरा कोई क्लोथिंग कमरा ना हो। पर जैसे ही दरवाजे को खोलता है, चारों तरफ से मार्शल आर्ट्स की बुक देखते हुए खुश हो जाता है। तो फिर वहां से आगे बढ़ते हुए एक मार्शल आर्ट्स की बुक उठाता है, जिसका की नाम 3 फुट टेक्निक ऑफ वॉर होता है। तो सिस्टम पर भी ये मार्शल आर्ट्स रजिस्टर हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम इसको एक नोटिफिकेशन देता है, क्या आप इस मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं? और नीचे 2 ऑप्शन देता है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन का। तो जीन इसको देखते हुए काफी खुश होकर कहता है, लगता है कि मेरा सिस्टम इस मार्शल आर्ट्स को सीखने में मेरा मदद करेगा, थैंक गॉड, जिसकी वजह से मेरी लाइफ काफी इजी हो जाएगी। तभी इसका ध्यान नोटिफिकेशन के कॉर्नर पर जाता है, जिसे देखते हुए उंगली पर गिनते हुए मन में सोचता है, रुको रुको, मुझे कुछ जोड़ घटा लेने दो। पहला, जिन फैमिली की कल्टीवेशन है, दूसरा जिन फैमिली की फूड टेक्निक है, तीसरा जिन फैमिली की स्पेयर टेक्निक है। अरे बाबा, ये तो गड़बड़ है, यहाँ तो लिमिट लगी हुई है कि मैं कितने मार्शल आर्ट्स को सीख सकता हूँ।
तो अगर ऐसी बात है, उस मार्शल आर्ट्स के बुक को फेंकते हुए मन में सोचता है, हा, यहाँ पहले से ही इतनी सारी मार्शल आर्ट्स स्क्रॉल पड़ी हुई है, तो मैं थर्ड रेट की मार्शल आर्ट सीखने में अपने एक स्लॉट को क्यों बर्बाद करूं। और फिर साइड से एक रेड बुक को निकालते हुए मन में सोचता है, मैं अपने स्लॉट्स को सिर्फ बेस्ट मार्शल आर्ट से ही भरूं। तो जैसे उस बुक को निकाल करके उसका नाम पढ़ता है, वैसे ही सिस्टम इसको एक नोटिफिकेशन देता है कि उस बुक का नाम ग्रेटेस्ट मटेरियल ऑफ नाइट किंग है और ये एक इरोटिक नॉवल है। तो इसे देखने के बाद जीन का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तो अब हमारा सीन रात पर शिफ्ट होता है, जहां की जीन का बड़ा भाई यानी कि लीडर आज का काम पूरा करते करते थक गया होता है। तो पैंग लीडर से कहता है, आज आपने अच्छा काम किया माय लॉर्ड। तो आज का काम पूरा हो जाने की वजह से ये दोनों सोने के लिए दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो भाई लोग ऐसे समझो, ये लोग जहां अभी थे वो काम करने की जगह है। तो अब रास्ते में पैंग लीडर को कुछ उड़ाते हुए कहता है, आज बहुत ठंड है माय लॉर्ड। तो लीडर उसको पहनकर इससे हंसते हुए कहता है, थैंक यू पैंग, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं बिस्तर पर ऐसे ही दिन भर पड़ा रहता। तो पैंग कहता है, अब मैं क्या ही बोलूं, इस पॉइंट तक आते आते मैं आपके हाउसवाइफ की तरह हो गया हूं। तो लीडर पैंग से कहता है, अब तुम भी शुरू हो गए। वैसे भी यहाँ के खुस्सुर बुढ़े पहले ही मुझ पर शादी करने का दबाव डाल रहे हैं। इतना कहने के बाद किसी के बारे में सोचते हुए धीरे से कहता है, खैर लास्ट में मुझे ये फैमिली के खातिर करना ही होगा। तभी पैंग आसमान की तरफ देखते हुए लीडर से कह रहा होता है, आज की रात काफी चमकीला चांद निकला हुआ है। मैं प्रोबेबली ये कह सकता हूँ कि हम लोग को इस लैंप की जरूरत नहीं थी। मैंने ठीक कहा ना माय लॉर्ड। तो हम देखते हैं लीडर को, जिसका की ध्यान जिन के कमरे की तरफ जाता है। तो लीडर को उधर देखता हुआ देख करके पैंग कहता है, क्या वो थर्ड यंग मास्टर का रेसिडेंट एरिया नहीं है? तो लीडर कहता है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। वैसे इतनी रात हो गई है लेकिन उसने अभी तक अपनी मोमबत्ती को नहीं बुझाया है। इतना कहकर जिन के रेसिडेंट की ओर जाने लगता है। तो पैंग कहता है, माय लॉर्ड, उससे मिलने अगली बार जरूर आना। मुझे लगता है कि वो दिखावा कर रहा था कि वो सारी चीजें भूल चुका है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो उस समय नशे में था। और फिर मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं थर्ड यंग मास्टर को कुछ कम आंक रहा था। मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो यहाँ एक महिला को लाया है। और फिर लीडर से कहता है, माय लॉर्ड, आप बस इस गंदी सी आवाज को सुने। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अंदर क्या कर रहा है। मैं अपने इस महीने के वेतन पर शर्त लगाता हूँ कि वो अंदर सिस्टम कर रहा है। पर लीडर इसकी किसी भी बातों पर ध्यान न देते हुए उस दरवाजे के ऊपर बने छेद से देखते हुए कहता है, पैंग अपने मुंह को बंद करो और यहाँ आकर देखो। तो पैंग दरवाजे के पास जाते हुए कहता है, मैं वास्तव में उसकी अश्लील चीजें नहीं देखना चाहता था, लेकिन माय लॉर्ड मुझ पर दबाव डाल रहे हैं तो इसलिए मैं देखूंगा। पर जैसे ही खिड़की से अंदर देखता है वैसे इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अपना जीन मस्त कपड़े निकाल के एक टांग पर खड़े होकर के ट्रेनिंग करते हुए कहता है, मुझे 2 कदम तिरछे चलने होंगे। पर जैसे ही अपना पैर जमीन पर रखता है वैसे इसका पैर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से चिल्लाते हुए कहता है, लानत है, ऐसी घटिया मार्शल आर्ट्स किसने बनाया है। आह, मेरी कमर टूट गई। तो अपना लीडर अपने छोटे भाई को ट्रेनिंग करता देख मुस्कुराते हुए पैंग से कहता है, पैंग तुमने खुद से कहा था ना कि तुम इस महीने सैलरी नहीं लोगे। तो पैंग चौंकते हुए लीडर पर चिल्लाने लगता है। तो अब हम देखते हैं अपने जीन को, जो कि ट्रेनिंग करके थक हार के बैठा होता है कि तभी इसके पास नोटिफिकेशन आती है कि आप जिन फैमिली की फूड टेक्निक को सीख रहे हो। तो जीन इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद कहता है, लानत है, ऐसी बकवास चीजें भी इतनी कठिन क्यों है। और फिर गटगट करते हुए पानी पीने लगता है। और फिर पानी पीने के बाद जीन इन बुक्स पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसके द्वारा इकट्ठा की गई इतनी सारी बुक्स में से केवल इतनी ही बुक्स मार्शल आर्ट्स की हैं और बाकी की सारी इरोटिक बुक्स हैं। क्या वो एक गंदी चीजों का एडिक्टेड था? खैर, तब भी मुझे उसका थैंकफुल होना चाहिए कि उसने कम से कम जिन फैमिली की स्पेयर टेक्निक और फूड टेक्निक को संभाल कर रखा है। और फिर अपनी फूड टेक्निक की प्रोफाइल को देखते हुए कहता है, क्या इस फूड वर्क टेक्निक को सीखना सरल है? अजी 1 घंटा मेरा और फिर अपने वर्चुअल वर्ल्ड कह लो या वर्चुअल स्पेस कह लो, उसमें ट्रेनिंग करते हुए कहता है, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं अपनी जगह से थोड़ा सा भी हटा तो मैं फेल हो जाऊंगा, और अगर गलती से नेक्स्ट मार्क पर पैर रखने में भी मैं लेट हो जाऊं तो भी मैं फेल हो जाऊंगा। तभी इसके पास सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, जिन फैमिली की फूड टेक्निक को सीखने के लिए फुट स्टेप का आवश्यक मार्क 100 में से 100 कंप्लीट हो चुका है। तो जीन इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद खुश होते हुए चिल्लाकर कहता है, ये एक मिरेकल है कि मैं किसी तरह से सफल हो गया। और फिर बाहर से चिड़ियों की आवाज सुनते हुए कहता है, क्या सुबह भी हो गई? और फिर उठते हुए मन में सोच रहा होता है कि सिस्टम का उपयोग करते हुए भी मुझे फूड टेक्निक को सीखने में आधा दिन लग गया, तो अगर मैं स्पेयर टेक्निक को सीखना चाहूँ तो उसमें कितना समय लगेगा। और फिर खड़ा होकर के अंगड़ाई लेते हुए कहता है, खैर किसी तरह से आज मैं मुरिम वर्ल्ड में 5वां दिन है। अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि टाइम मैनिपुलेशन हो रहा है या कुछ और मैनिपुलेशन हो रहा है। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना है जिस पर कि मैं कर सकता हूँ। और फिर सारी बुक को उनकी अपनी जगह रखने के लिए जाते हुए कहता है, मैं आज की ट्रेनिंग के लिए किसी भी तरह आज यहीं रुकूंगा। और हम लोग उसके पिछवाड़े पे खुशी हुए कौन सी बुक देखते हैं? वही रेड बुक, जो कि इरोटिक बुक होती है। तो अब हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां जिन अपने बेड पर बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है कि तभी यहाँ का सर्वेंट इसके लिए नाश्ता लेकर आता है और कहता है, यंग मास्टर, आप पहले से ही जगे हुए हैं। तो जिन कहता है, मुझे नींद ही नहीं आई। और फिर अपने आप को देखते हुए मन में सोचता है, जब से मैंने अपनी क्यूआई को ठीक से सर्कुलेट करना शुरू किया है तो अब मैं ये निश्चित रूप से महसूस कर सकता हूँ कि मेरा माइंड एकदम क्लियर हो गया है और अब मैं जल्दी से थकता भी नहीं हूँ।
और मेरा ज्यादातर दर्द भी गायब हो गया है। तो सर्वेंट नाश्ते को टेबल पर रखते हुए जिन से कहता है, प्लीज यंग मास्टर, आप अच्छे से आराम करिए, नहीं तो आपके घाव और भी खराब हो जाएंगे। तो जिन बड़े आराम से कहता है, मैं समझ गया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? तो सर्वेंट इतना सुनकर के घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर, आप मुझसे रूडली बात कर सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है कि मुझ जैसे किसी से अच्छे से बात करने की। तो जिन कहता है, अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि स्पेयर ट्रेनिंग रूम कहाँ है? तो बटलर भी लाइक, ये यंग मास्टर को हो क्या गया है, इतने अच्छे से कैसे बात कर रहे हैं? तो जिन थोड़ा ऑकवर्ड सा फेस बनाते हुए कहता है, मैं बस वैसे ही बात करूंगा जैसा मैं आमतौर पे करता हूँ। और मन में सोचता है, क्या ही घटिया गेम है, इसके ग्राफिक्स इतने अच्छे हैं तो मैं कैसे किसी बड़े व्यक्ति से रूडली बात कर सकता हूँ। तो बटलर इतना सुनने के बाद कहता है, यंग मास्टर, आपका जैसे मन करे वैसे मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आपको स्पेयर ट्रेनिंग रूम के बारे में क्यों जानना है? अब हमारा सीन लीडर के पास शिफ्ट होता है, जहां की ये बटलर आया होता है। तो बटलर द्वारा जिन के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन को सुनकर के लीडर कहता है, आपके काम के लिए धन्यवाद, अब आप यहां से जा सकते हैं। तो जैसे ही बटलर वहां से जाता है, वैसे ही लीडर खुश होते हुए सारे डॉक्यूमेंट को ऊपर फेंकते हुए कहता है, क्या ही खुशी का अवसर है, इसलिए आज मैं काम नहीं करूंगा। पर तभी पैंग सारे डॉक्यूमेंट को पकड़कर टेबल पर रखते हुए लीडर से कहता है कि इस कंडीशन पर माय लॉर्ड, अगर उन लोगों ने इसके बारे में सुना तो आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। पर लीडर फुल एक्साइटमेंट में पैंग से कहता है, मेरा सबसे छोटा भाई जितना हो सके उतना प्रयास कर रहा है मार्शल आर्ट सीखने की, तो मैं ऐसी सिचुएशन में काम कैसे कर सकता हूँ? तो पैंग इरिटेट होते हुए कहता है, क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एल्डर्स के साथ करंट इश्यूज। तो अपना लीडर जो कि पहले खुश होता है, ये बात सुनने के बाद एकदम मुरझा जाता है और फिर कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, वे खुसर बुढ़े भाड़ में जाएं, वे सब बहुत परेशान करने वाले हैं। तो अब पैंग कहता है, माय लॉर्ड, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो लीडर कहता है, मैं इसे डिक्लाइन करता हूँ, मुझे सुनना ही नहीं है। तो पैंग कहता है, तब मैं आपके डिक्लाइन को भी डिक्लाइन करता हूँ माय लॉर्ड, ये उसका 5वीं बार है कि जब उसने फैमिली फंड्स में से पैसे चुराए हैं। हालांकि मैं सिर्फ फंड्स की ही बात कर रहा हूँ, उसके द्वारा चुराई गई अन्य चीजों के बारे में मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो लीडर इसकी ऐसी बात सुनकर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम कहीं के, तुम अभी इस चीज को सामने क्यों ला रहे हो? तो पैंग कहता है, मैं केवल ये फैक्ट्स बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग पहले से उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप फैमिली के किसी मेंबर से पूछेंगे तो उन सभी की उसके बारे में एक ही राय होगी माय लॉर्ड। आप उसे एक छोटे प्यारे भाई के रूप में देखते हैं, लेकिन फैमिली के बाकी लोग उसे नफरत की निगाह से देखते हैं। तो अपना लीडर पैंग को घूरते हुए कहता है, तुम्हारे बोलने के तरीके से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरे छोटे भाई से शिकायत है? तो पैंग अपनी छाती ठोकते हुए कहता है, मैं बस निराश हूं माय लॉर्ड, बहुत ज्यादा निराश। ऐसा इसलिए है क्योंकि थर्ड यंग मास्टर बहुत सारी ट्रबल्स को पैदा करता है, जिसकी वजह से माय लॉर्ड आप एल्डर्स के सामने अपनी पोजीशन को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो ये सुनकर लीडर कुछ नहीं बोलता है। तो पैंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, इतना ही नहीं, एल्डर्स को इस बात की भी जानकारी है कि थर्ड यंग मास्टर को अभी भी परिवार से पैसा मिलता है, जिसका उपयोग वो फैमिली के लिए और भी अधिक ट्रबल्स को पैदा करने के लिए करता है। इतना सुनकर के लीडर गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए आगे की बढ़ जाता है। तो पैंग कहता है, बस मुझे यही कहना था माय लॉर्ड कि आपको एक मैन के साथ एक मैन की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो इतना सुनकर के लीडर थोड़ी देर बाद कहता है, ये उसका आखिरी मौका है। तो पैंग लीडर को रोकते हुए कहता है, रुकिए माय लॉर्ड, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो लीडर कहता है, पैंग, मैंने ये पहले ही तुमसे कहा है कि वो न केवल बच्चा है बल्कि उसने अपनी मेमोरीज को भी खो दिया है, लेकिन उसने अपनी मेमोरीज खोने की वजह से वो एक अलग पर्सन बन गया है। और फिर पैंग की ओर मुड़ते हुए पैंग से पूछते हैं, क्या तुम उसे देख करके नहीं बता सकते कि वो चेंज हो गया है? तो इतना सुनने के बाद पैंग मन में सोचते हुए कहता है, अब मैं सोचूं तो ये सच है कि वो बिल्कुल ही अलग तरीके से काम कर रहा है, यहाँ तक कि वो मार्शल आर्ट्स को भी सीख रहा है, जबकि वो जो पहले था उससे बिल्कुल ही अलग है। तभी लीडर के दिमाग में कुछ आइडिया आता है, तो वो पैंग से कहता है, पैंग। तो पैंग अपने ख्यालों में से निकलते हुए कहता है, जी बोलिए माय लॉर्ड। तो लीडर एक खुरापाती हंसी देते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, तो तुम मेरे नाम से एक आदेश जारी करो। तो अब हमारा सीन अगली सुबह चिड़िया के चिचिहाने हाने के साथ शुरू होता है, जहां की पैंग जिन के सामने एक स्क्रोल को पढ़ते हुए कहता है, यंग मास्टर, आपने फैमिली के 14 सीक्रेट्स लॉ को तोड़ा है, जिसकी वजह से आपको यानी कि जिन को अनिश्चित काल के लिए केव ट्रेनिंग में बंद कर दिया जाएगा। और फिर गार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अब आप क्रिमिनल जिन को बांध सकते हैं। तो जिन ये सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है, पर जैसे ही गार्ड इसको बांधने के लिए आते हैं, वैसे ही ये उल्टा सीधा मुक्के मारते हुए कहता है, तुम लोगों का क्या मतलब है? मैंने तुम लोगों से कहा था कि मुझे ट्रेनिंग करने के लिए एक अलग से कमरा दिलवा दो, न कि मैंने तुम लोगों से ये कहा था कि मुझे ट्रेनिंग करने के लिए जेल में ही बंद कर दो। और वो आखिरी लाइन क्या था कि मैं अनिश्चित काल के लिए बंद रहूंगा, यानी कि तुम लोग ये भी नहीं बता रहे हो कि मैं कब तक जेल में बंद रहूंगा। क्या तुम लोग पागल हो गए हो?
तो पैंग जिन को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहता है, शांत हो जाइए यंग मास्टर और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। और फिर मन में सोचता है, मैं यहाँ ये नहीं सुनने आया कि तुम क्या कहना चाहते हो। अरे अरे, अब तुम ये क्या कर रहे हो। तो अब हम लोग देखते हैं जिन छोटे बच्चों की तरह जमीन पर लेटते हुए अपने हाथ पांव को मारते हुए कह रहा होता है, मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि अब मैं यहीं यार्ड में ट्रेनिंग कर लूंगा। तो अब पैंग थोड़ा गुस्से में कहता है, थर्ड यंग मास्टर। तो जिन कहता है, भाड़ में जाओ। तो इतना सुनकर पैंग बौखला के कहता है, अब बस बहुत हो गया, खड़े हो जाओ। तो इतना सुनकर जिन की फट जाती है। तभी इसके कानों में कुछ आवाज आती है जो कि पैंग इसको माइंड टू माइंड कह रहा होता है, ये स्पिरिचुअल सेंस है, तो इसलिए तुम घबराना मत और अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तो इतना सुनकर के जिन उठते हुए मन में सोचता है, स्पिरिचुअल सेंस, क्या ऐसा कुछ नहीं है जो मार्शल मास्टर नहीं कर सकते हैं। तो इधर पैंग कह रहा होता है, आपको शायद पता नहीं है क्योंकि आपकी मेमोरीज चली गई हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, जिसकी वजह से 100% पॉसिबल है कि आपको इससे कहीं अधिक कठिन सजा मिल सकती है। तो यही कारण है कि यहाँ के फैमिली हेड यानी कि तुम्हारे बड़े भाई ने इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। हालांकि मैंने समय अनिश्चित काल के लिए कहा था, लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि फैमिली हेड अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए जेल में बंद देख पाएंगे। तो दोनों गार्ड जिन को इतना शांत बैठा देखकर आपस में आराम से बात करते हैं कि वो एकदम से शांत क्यों हो गया। तो जिन अपने बड़े भाई के बारे में सोचते हुए कहता है, वो सही है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो आदमी मुझे इतने दिनों तक बंद रखेगा। तो पैंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आप लगभग वहां 7 दिनों के लिए रहेंगे। तो जिन उन्हें 3 उंगली दिखाते हुए इशारा करता है, आप 3 दिन के बारे में क्या सोचते हो। तो पैंग इसको घूरते हुए कहता है, कंप्लेन करना बंद करो। तो ये सुनकर जिन की फट जाती है। तो घबराते हुए मन में सोचता है, अरे अरे, उसकी आंखों को तो देखो, वे किसी ऐसे पर्सन की आंखें हैं जो कि सोचता है कि वो जब चाहे तब मुझे पीट सकता है। तो क्या तुम फाइटिंग या किसी अन्य चीज में अच्छे हो। और फिर अपनी क्यूआई सेंस को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो जान सके पैंग का लेवल क्या है। तो जिन क्यूआई सेंस को एक्टिवेट करके अब इसकी जांच ही कर रहा होता है कि तभी पैंग इससे पूछता है, तो तुम बताओ अब इसके बारे में क्या सोचते हो। तो अब जिन देखता है कि वो पैंग का लेवल नहीं देख पा रहा है, तो घबराते हुए कहता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए यही बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अब हमारा सीन केव ऑफ ट्रेनिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहां लीडर केव के बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी पैंग के साथ साथ दोनों गार्ड जिन को रस्सी से बांधकर वहां ले देते हैं। तो लीडर इन लोगों को यहाँ आता हुआ देखकर कहता है, आखिरकार तुम लोग यहाँ आ ही गए। तो जिन अपने बड़े भाई को देखते हुए कहता है, हेलो सीनियर ब्रदर। तो तुम लोग को मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन फैमिली का लीडर यानी इन लोगों का पिता अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, जिसकी वजह से जिन फैमिली का बड़ा लड़का यानी जिन का बड़ा भाई यहाँ का फैमिली हेड बना हुआ है। तो अब फैमिली लीडर कहता है, मैं तुम्हारे पास्ट के एक्शन को अब और अनदेखा नहीं कर सकता, तो मैं फैमिली हेड की जगह छोटे फैमिली हेड के रूप में तुम्हें एकांत की सजा सुनाता हूँ। तो क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो। तो जिन कहता है, ऑफ कोर्स। तो मगर वो पैंग एक बार घूर के देखता है, जिसकी वजह से जिन अपना सर झुकाते हुए कहता है, मैं इस पनिशमेंट को हम्बली एक्सेप्ट करता हूं। तो लीडर जिन को पहले तो थोड़ी देर तक शांति से देखता है और फिर गार्ड को आदेश देते हुए कहता है, क्रिमिनल को जल्द से जल्द ट्रेनिंग केव में बंद करो और तुम्हारी रिलीफ की सूचना कभी बाद में दे दी जाएगी। तो अब हम देखते हैं केव ट्रेनिंग का दरवाजा खुलता है, जिसमें कि जिन को ले जाया जा रहा होता है। तो लीडर जिन से माइंड टू माइंड कहता है, मेरे छोटे भाई, मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ अरेंज कर दिया है जिसकी तुम्हें नीड हो सकती है, तो अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ गुड लक ही विश कर सकता हूँ। तो अब अपना जिन जब अंदर जाता है तो अंदर की चीजों को देखकर एक प्यारा सा स्माइल देता है। तो अब हमारा सीन रात का दिखाया जाता है, जहां पे लीडर टेंशन में आते हुए आगे पूछ रहा होता है कि वो ठीक होना चाहिए, है ना। तो पैंग कहता है, माई लॉर्ड, आप इतना टेंशन काहे को ले रहे हैं, वो बिल्कुल ही ठीक होगा। पर लीडर इसकी बातों को ध्यान देते हुए कहता है, उसकी अभी तक पूरी तरह से बॉडी ठीक नहीं हुआ है, तो वो ठीक तो हो जाएगा ना। तो पैंग कहता है, माई लॉर्ड, आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वो किसी भी पल मर सकता है, और रही बात उसके घाव की, तो वो इतने कम है कि अगर उसे कोई चाट भी दे तो भी वो सही हो जाएगा। तो लीडर आगे पीछे होते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये सच नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि मेरा छोटा भाई जब छोटा था तब वो कितना कमजोर और दुर्लभ था। तो पैंग कहता है, कमजोर, अजी घंटा मेरा, उसने जितनी प्रेशियस मेडिसिनल पिल्स और हर्ब्स को खाया है उतने में तो एक पूरा रूम भर गया होता। और क्या आप पिछले साल वाली घटना को भूल चुके हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, 100 साल पुरानी वाली जिनसिंग की घटना, क्या अब आपको याद आया। तो लीडर बैठते हुए कहता, अच्छा ठीक है, अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो पैंग लीडर की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, उस समय हेड फिजिशियन इतना ज्यादा क्रोधित हो गया था कि वो थर्ड यंग मास्टर के पेट फाड़ने के लिए उसके पास तक पहुंच गया था। तो लीडर कहता है, बस बहुत हो गया, अब एकदम चुप। मेरे छोटे भाई का इशू और मेरे फैमिली का इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज, ये सारे मिलकर के मेरे स्ट्रेस को हेवेंस तक बढ़ाए जा रहे हैं। स्पेशली उन लोग की सीक्रेट मीटिंग मुझे ज्यादा चिंतित कर रही है। तो पैंग कहता है, ये माउंट हैंग सॉर्ट सेक्ट वाले। तो लीडर कहता है, हाँ, आप क्या सोचते हैं कि उन लोग के इंटेंशंस क्या हैं? तो पैंग कहता है, माय लॉर्ड, मैंने इसके बारे में पता लगाने के लिए कुछ लोगों को भेजा है। तो फिर लीडर कहता है कि शांसी प्रोविडेंस को इन्फॉर्म कर दें कि उन्हें माउंट हैंग सॉर्ट सेक्ट के साथ किसी भी प्रकार की इशू
इश्यूज के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहने की जरूरत है। तो अब हमारा सीन केव ट्रेनिंग पर शिफ्ट होता है, जहां की हम देख पाते हैं कि इसमें जिन के लिए एक बेड होता है और ट्रेनिंग करने के लिए कई सारे वेपन्स होते हैं तथा पीने और नहाने के लिए पानी भी होता है। और अब हम देखते हैं अपने जिन को, जो कि सिस्टम का यूज करते हुए भाले की ट्रेनिंग कर रहा होता है, कि तभी सिस्टम के थ्रू इसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने रिक्वायर्ड अमाउंट को पूरा कर दिया, जिसकी वजह से जिन फैमिली के स्पेयर टेक्निक को आप सीख चुके हैं। और इस ट्रेनिंग को लगातार रिपीट करने की वजह से आपके स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एजिलिटी को 1 से बढ़ाया जा रहा है। तो जिन बेचारा थका हारा इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि अपने स्टेटस को इस तरह से भी बढ़ाया जा सकता है। और फिर उस केव के चारों तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि ये एक बकवास सी अंडरग्राउंड प्रिजन होगी। अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये जगह ऐसा होगा तो मैं यहाँ और भी ज्यादा समय तक रुकने के लिए उन लोगों से विनती करता। तभी सिस्टम इसे एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताता है कि आप थकान और भूख से सफर कर रहे हैं, तो अब आपको एक फूड सोर्स का पता लगाना चाहिए और साथ ही साथ आराम करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो सके। तभी जिन के पेट से आवाज आने लगती है, जिस पर कि हाथ रखते हुए जिन कहता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर मैं आराम करूंगा तो मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। तभी उसे कुछ याद आता है तो खुश होते हुए कहता है, हाँ वे फूड पिल्स जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने बहुत सारी अपनी इन्वेंट्री में रख लिया था। तो फिर एक फूड पिल को समन करता है, जिसके की बारे में सिस्टम हम लोग को बताता है ये एक फर्स्ट रेट की फूड पिल है, जो कि कई सारे अनाजों और जड़ी बूटियों से मिल करके बना है। इसका उपयोग करने से आपकी आंतरिक QI तो रिकवर होगा ही, और साथ ही साथ आपको और भी कई सारे एडिशनल इफेक्ट्स भी मिलेंगे। तो फिर जिन इस पिल को देखते हुए अपने नाक को बंद करते हुए कहता है, क्या ये पिल ह्यूमन के लिए सही है? ये तो गॉब्लिन के टट्टी जैसा स्मेल कर रहा है। और फिर कांपते हुए उस पिल को अपने मुंह के पास ले जाते हुए कहता है, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, खैर वैसे भी ये मेरे शरीर के लिए अच्छा ही होगा। इतना कहने के बाद ना चाहते हुए भी उस पिल को खा जाता है। तो उस पिल को खाते ही सिस्टम के थ्रू इसको कई सारे नोटिफिकेशंस आती हैं कि आपकी QI रिकवर हो रही है और अब आपकी थकान ठीक हो चुकी है, जिसकी वजह से अब आप आराम महसूस कर रहे होंगे और साथ ही साथ अगले घंटे आपका स्टेटस 2 पॉइंट से बढ़ जाएगा। तो इस लास्ट वाले नोटिफिकेशन को देखने के बाद जिन चौंकते हुए कहता है, वेट क्या? और अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को खोलता है, जिसे देखने के बाद खुश होते हुए कहता है, अब मजा आएगा भेड़ू। और फिर फूड पिल की पूरी बाटली को वहां समन करके उस पर झपट्टा मारते हुए कहता है, तो बेहतर होगा कि मैं इस गॉब्लिन की टट्टी से खुद को पूरा का पूरा भर लूं। और फिर भुक्कड़ की तरह उस फूड पिल को खाने लगता है। तभी सिस्टम के थ्रू इसको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने फूड पिल्स का ओवर कंजप्शन किया है, जिसकी वजह से आपको कोई भी इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ ओवर कंजप्शन करने की वजह से अब आप 1 घंटे तक हिलने डुलने में असमर्थ रहेंगे। तो ये सुनकर जिन जल्दी से अपने अंदर से सारी गोलियों को बाहर निकालने लगता है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि अपना जिन सिस्टम का यूज करते हुए कई सारे टारगेट को समन करके स्पेयर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसकी वजह से जिन फैमिली की स्पेयर टेक्निक की एफिशिएंसी 1, 2, 3 से बढ़ रही होती है। तो जिन अब तक 26 पॉइंट ही बढ़ा हुआ देख करके सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या ही बकवास है, क्या तुम मुझसे अभी मजाक कर रहे हो? इंप्रूव करना इतना हार्ड क्यों होता जा रहा है? शिट, अब मुझे ये परेशान कर रहा है क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ 1 घंटा बर्बाद कर दिया है। और फिर शांत होते हुए मन में सोचता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? रुको, मुझे शायद इस टाइम धीरे ट्राई करना चाहिए। और फिर धीरे प्रैक्टिस करते हुए सारे ही मूव्स का नाम लेते हुए कहता है, और ये लास्ट स्ट्राइक हेवेंस को छेदने वाला। तभी इसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपकी फूड टेक्निक 2 पॉइंट से बढ़ गई है। तो इसे देखने के बाद जिन मन में सोचता है, आखिर मेरी फूड टेक्निक क्यों बढ़ रही है? मैं तो स्पेयर टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था ना। तो तभी अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन को बिठाते हुए सोचता है, अब मुझे सब समझ आ गया, अगर मैं जिन फैमिली की स्पेयर टेक्निक और जिन फैमिली की फूड टेक्निक को कंबाइन कर दूं तो क्या होगा। इतना कहने के बाद सामने की ओर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस चट्टान में एक बहुत बड़ा सा सुराग हो जाता है। तो जिसे देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये होगा, और वहीं बेहोश हो जाता है क्योंकि इस हमले को करने के लिए उसका सारा का सारा QI खत्म हो गया होता है। तभी इसके पास सिस्टम के थ्रू कई सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, जिसमें कि लिखा होता है कि आपने एक न्यू अचीवमेंट 1 बॉडी 1 माइंड को अनलॉक किया है, और साथ ही साथ आपने ये भी जान लिया है कि अपने मार्शल आर्ट्स को कैसे अच्छी तरह से यूज करना है। तो अब हमारा सीन पृथ्वी पर शिफ्ट होता है, जहाँ की सॉन्ग उठते हुए मन में सोचता है, मुझे लगता है कि मैं जिन के बेड पर फिर से सो गया। अगर वो पहले ही जग गया है तो उसे कम से कम मुझे भी जगा देना चाहिए था। आखिरकार वो कहाँ गया? तभी इसका ध्यान साइड में पड़े कैप्सूल पर जाता है, तो उसके पास जाकर के उसे खोलते हुए कहता है, ये दिखने में कितना अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन इसमें ये कैसे सो गया? ये क्या ही एक अजीब है। और फिर उसके हेलमेट पर मारते हुए कहता है, उठ जाओ, पहले ही दोपहर हो चुकी है। तो जब देखता है कि जिन अभी भी नहीं उठा है तो उसका हेलमेट उतारते हुए कहता है, ब्रो उठ जाओ, चलो हैंगओवर से छुटकारा पाने के लिए हैंगओवर सूप पीते हैं। तो जिन अपनी हल्की सी आंख खोलते हुए कहता है, हैंगओवर सूप, क्या तुम उसे खरीद कर लाए हो? पर तभी जिन की आंखें मुरीम वर्ल्ड में खुल जाती हैं। तो मन में सोचता है, अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ? तो अब जिन अपने स्टेटस विंडोज को देखते हुए कहता है, लेवल 13, क्या मैंने इस बार 2 लेवल को गेन किया? हाँ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मेरा शरीर हल्का और मजबूत लग रहा है। और फिर अपने स्किल्स को देखते हुए कहता है, यहाँ तक कि मेरे सारे के सारे स्किल्स भी 3rd मास्टरी तक पहुंच गए हैं, और साथ ही साथ मैंने एक आइटम को भी पाया। इस बार तो मेरा जैकपॉट लग गया। तो अब हमें उस रिंग के बारे में बताया जाता है कि इस रिंग को अननोन मटेरियल से बनाया गया है। इसे पहनने की वजह से आप काम और सुरक्षित महसूस करेंगे, और साथ ही साथ ये आपके फोकस को ग्रेटली इंप्रूव करेगा। और फिर उस रिंग को पहनते हुए कहता है, कड़ी मेहनत
का फल जरूर मिलता है। और फिर अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना में 10-10 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और फिर अपने लंबे वाले भाले को पकड़कर हंसते हुए कहता है, नाइस, अब मुझे इस जगह को छोड़ने से पहले जितना हो सके उतना अपने स्किल्स को बढ़ा लेना चाहिए। और फिर अपने लंबे वाले भाले को आगे करते हुए मन में सोचता है, क्या मैं अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ मुजिन को हरा पाऊंगा? नहीं, शायद अभी नहीं, क्योंकि लेवल में अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंट है। अरे चलो अब इस बेकार सी चीजों को सोचना बंद करके मुझे केवल अपने ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। तभी सिस्टम से इसको एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है कि आपका एक न्यू फंक्शन ट्रेनिंग मोड को आपके लिए अवेलेबल कर दिया गया है, जिसमें कि आप किसी भी पर्सन के इल्यूजन को समन कर सकते हैं जिनसे आप पहले लड़ चुके हैं। तभी सिस्टम इसको दो ऑप्शन देता है, मुजिन का और उस डाकू का। तो जिन मुजिन को समन करता है तो काफी क्यूरियोसिटी के साथ उसके चारों ओर घूमते हुए कहता है, ये कमीना बिल्कुल ही उसी के जैसा लग रहा है। और फिर उसको टच करने की कोशिश करता है पर उसका हाथ उसके अंदर घुस जाता है। तो ये देखने के बाद जिन कहता है, बढ़िया बढ़िया है, कम से कम मैं इसके द्वारा इंजर्ड तो नहीं ना होऊंगा। तभी सिस्टम के द्वारा इसको एक नोटिफिकेशन आता है कि समन ओपोनेंट का आप अपने हिसाब से लेवल भी कम कर सकते हैं। तो जिन कहता है, अच्छा ऐसा है तो चलो फिर मुजिन को उसके हाफ स्ट्रेंथ पर करके देखते हैं। तो म्यूजिन का पावर 50 पर आ जाता है। वो वैसे ही अपनी आंखें खोल लेता है। तो जिन उसकी आंखें देखते हुए कहता है, ये उसकी दूसरों को नीची नजरों से देखने वाली आंखें बिल्कुल भी नहीं बदली। तभी सिस्टम इसको नोटिफिकेशन देता है, क्या आप इस ओपोनेंट के साथ अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं? तो जिन फुल जोश में अपने लंबे वाले भाले से हमला करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। पर हम देखते हैं कि जिन जितने भी हमले कर रहा होता है उन सारे हमलों को मुजिन बड़े आसानी से डॉज कर ले रहा होता है। पर तभी जिन एक बहुत खतरनाक सा हमला करता है जिससे कि मुजिन नहीं बच पाता है। तो देखो भाई लोग, अपने जिन के दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला है क्योंकि उसको सारी सिचुएशन थोड़ी देर बाद समझ आती है। तो म्यूजिन को इतनी आसानी से हरा देने की वजह से मन में सोचता है, क्या उसकी आधी ताकत कुछ ज्यादा ही कमजोर नहीं है? तो चलो म्यूजिन को 100% पर ट्राई करते हैं। तो अब हमारा सीन इन लोगों की ट्रेनिंग से जिन फैमिली के बाहर शिफ्ट होता है, जहाँ की कई सारे पर्सन घोड़े से जिन फैमिली के गेट पर आते हैं। तो गार्ड्स इन लोगों को रोकते हुए कहता है, तुम लोग कहाँ से हो? तो ये सामने वाला पर्सन कहता है, माउंट हैंग से। तो अब फिर से हमारा सीन इन लोगों से हट करके जिन पर शिफ्ट होता है, जिसने की फिर से म्यूजिन के अंदर होल कर दिया होता है। तो अब जिन अपने बाल को खुजाते हुए मन में सोचता है, ये थोड़ा अजीब है क्योंकि मैं हमेशा कैसे जीत जा रहा हूँ। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक सिमुलेशन है? लेकिन सिमुलेशन तो साफ तौर पर दिखा रहा है कौन स्ट्रांग है कौन कमजोर है, लेकिन फिर भी मैं कैसे जीत जा रहा हूँ? ये कितना बकवास है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पिछले कुछ दिनों से सिर्फ मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ जिसकी वजह से मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं कि मैं लेवल 20 वाले बंदे को इतनी आसानी से हरा पाऊं। क्या ये वेपन्स के डिफरेंस की वजह से तो नहीं ना है? अगर मैं उसे एक उचित वेपन्स देना चाहता हूं तो मुझे ये जानना होगा कि म्यूजिन आमतौर पर क्या इस्तेमाल करता है। तभी उसे कुछ याद आता है जिसकी वजह से एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या होगा अगर मैं म्यूजिन को अपने जिन फैमिली की स्पेयर टेक्निक और फुट वर्क टेक्निक दे दूं? तो अब हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम मुजिन को जिन फैमिली की स्पेयर टेक्निक और जिन फैमिली की फूड टेक्निक दोनों दे देता है। तो ये देखने के बाद जिन कहता है, तो अब मैं ये पता कर लूंगा कि मैं अपने मार्शल आर्ट्स में कहाँ लैग कर रहा हूँ। और फिर पीछे मुड़ते हुए मुजिन के इल्यूजन से कहता है, अब ये फेयर है ना? तो अब हम देख पाते हैं मुजिन भी अपना लंबा भाला लेकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो जिन इसे ऐसा करता देखने के बाद मन में सोचता है, लानत है, वो बस इल्यूजन होने के बाद भी मुझे चढ़ा रहा है। तो जिन भी अपना लंबा वाला भाला रेडी करते हुए कहता है, तो चलो फिर देखते हैं इस बार भाले की लड़ाई में कौन जीतता है। तो दोनों एक दूसरे पर अपने अपने भाले से अटैक करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के भाले के अटैक से बच ही रहे होते हैं कि तभी जिन एक फाइनल ब्लॉक के साथ मुजिन को बीच से फाड़ देता है, जिसकी वजह से जिन का स्पेयर टेक्निक और फूड टेक्निक 4th मास्टरी तक पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ जिन लेवल अप भी कर लेता है। तो ये देखने के बाद कि वो लेवल अप किया है तो वो अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को खोलता है। तो कैरेक्टर प्रोफाइल खोलने के बाद जो उसके पास 10 पॉइंट होते हैं उसको एजिलिटी में डालते हुए सोचता है, मैंने पिछले 5 दिनों में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, यदि मैं यहाँ एक और लेवल अप कर लेता तो मजा आ जाता। तो मैं यहाँ से निकलने के बाद उस डाकू के लीडर के जैसे लोगों को ढूंढूंगा जिससे कि मैं आसानी से लेवल 30 तक पहुंच जाऊंगा और ऐसा करने में मुझे 1 सप्ताह से ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और फिर रोते हुए अपने मम्मी और बहन को याद करते हुए कहता है, आखिरकार ऐसा करने के बाद मैं अपने मॉम और छोटी बहन यासोंग से मिल पाऊंगा। अभी जिन ये सारी चीजें सोच के रो ही रहा होता है कि तभी पीछे से दरवाजा खुलता है। तो दरवाजे को खुलता देख जिन मन में सोचता है, अभी तो 7 डेज भी नहीं पूरे हुए तो दरवाजा इतनी जल्दी क्यों खुल रहा है? तो दरवाजा खुलता ही पैंग अंदर आता है और काफी कोल्ड आवाज में जिन से कहता है, 3rd ईयर मास्टर 5 दिन हो चुके हैं। तो जिन सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है, क्या आप मुझे बाहर जाने देने के लिए यहाँ आए हैं? मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो पैंग कहता है, अभी तुम्हें सीधे जाने की कहीं जरूरत है। तो जिन पूछता है, लेकिन कहाँ? तो पैंग कहता है, ग्रेट हॉल ऑफ पॉलिटिक्स में, क्योंकि वहां आपके बड़े भाई यानी कि छोटे फैमिली हेड आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर काफी गुस्से भरी निगाह से देखते हुए कहता है, और उस हॉल में मेन फैमिली के सम्मानित मेंबर के साथ साथ माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स भी वहां उपस्थित हैं। तो जिन पैंग को इतने गुस्से में देख करके मन में सोचता है, माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट, आई थिंक मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन वो मुझे उन लोगों के पास ले जाने के लिए प्लानिंग क्यों कर रहा है? और फिर घबराते हुए मन में सोचता है, मुझे इसके बारे में इतनी बैड फीलिंग क्यों आ रही है? तो फिर बहाना मारते हुए पैंग से कहता है, रुको फिर मुझे अपने कपड़े चेंज कर लेने दो। तो पैंग कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जिन कहता है, रुको फिर कम से कम मुझे नहा लेने दो।
तभी पैंग अपने जिन के कंधे को जोर से दबाते हुए कहता है, थर्ड यंग मास्टर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो जितना हो सके उतना ईमानदारी से जवाब देना। समझ गए मेरी बात को? तो जिन घबराते हुए अपने कंधे को सहलाते हुए कहता है, ठीक, मैं समझ गया। तो पैंग अब अपने गुस्से को शांत करते हुए पूछता है, क्या आपने माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट की यंग मिस से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? तो इतना सुनने के बाद जिन के होश उड़ जाते हैं और मन में जिन जिन को गाली देते हुए कहता है, ये साला जिन क्या क्या करके बैठा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि पैंग के पीछे पीछे जिन भी ग्रेट हॉल की तरफ निकल लिया होता है। तो अब जिन पैंग को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं सच्ची में कह रहा हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज आप मुझ पर विश्वास करिए। तो पैंग कहता है, इसका मतलब कि आपकी मेमोरीज वापस आ गई हैं? तो जिन घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, वापस नहीं आई हैं, बट मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या आप मुझे उस तरह का पर्सन दिखते हैं कि जो ऐसा कुछ काम करेगा? क्या आप सचमुच ऐसा सोचते हैं कि मैं इतना घटिया पर्सन हूं? तो पैंग जिन के हाँ बोल देता है। तो जिन अब रुकते हुए मन में सोचता है, क्या ही बकवास है, उसने बिना किसी एविडेंस के ही मान लिया कि मैंने ऐसा किया है। और फिर पीछे की ओर मुड़ते हुए मन में सोचता है, क्या मुझे यहां से भाग जाना चाहिए? तो पैंग अब इससे पीछे मुड़ते हुए कहता है, थर्ड यंग मास्टर, आपके बड़े भाई को आप पर पूरा भरोसा है, तो प्लीज आप जो भी करने जा रहे हैं उससे पहले इस बात को मत भूलिए। तो ये सुनकर के जिन वहीं रुक जाता है। तो अब हमें पैंग के व्यू से हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां के लीडर के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तो अब पैंग इन लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है, मैंने थर्ड यंग मास्टर को यहां तक ला दिया है। तो जिन को देख करके सारे के सारे एल्डर्स काफी गुस्से में होते हैं। तो जिन इन लोग को इतने गुस्से में देख करके मन में सोचता है, ये लोग काफी गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन भले ही मैं टाइगर से भरे गुफा में जा रहा हूं, लेकिन जब तक मैं अपने आप को फोकस रखूंगा तब तक मैं सर्वाइव करने के किसी न किसी रास्ते को ढूंढ ही लूंगा। इतना सोचते सोचते अभी आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई एंट्री मारता है, जिसकी वजह से सिस्टम इसे वॉर्न करता है कि आपने एक ब्लड लस्ट को फील किया है। तो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसको एक रेड कलर का स्नेक दिखता है, जिसकी वजह से डरते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या है? तो वो सामने वाला पर्सन कहता है, काफी समय हो गया हमें मिले थर्ड यंग मास्टर। तो जिन कहता है, क्या अब तू कौन है सुअर के पिल्ले, इसने तो मुझे डरा ही दिया था। तो ये सामने वाला पर्सन कहता है, तुम्हारे शर्म का कोई अंत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना पहचान पाने की? तो अब जिन डिटेक्शन स्किल को यूज करते हुए देखता है कि इसका नाम ली सियो गुन है और ये लेवल 30 है। तो ये देखने के बाद मन में सोचता है, लग गए मेरे। तो अब ली जिन से पूछता है, मास्टर जिन, मैंने सुना कि आप हाल ही में यहाँ आए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ आने से पहले आप कहाँ थे? तो जिन कहता है, द क्रिम्सन फ्लावर में। तो ली फिर पूछता है, तो आप क्रिम्सन फ्लावर के पहले कहाँ थे? तो इसका आंसर जिन नहीं बता पाता है क्योंकि उसको याद ही नहीं होता है, और मन में सोचता है, यूं मैं अपने बेकार से अपार्टमेंट में था। तो ली इसको चुप होता हुआ देख करके क्रिपी सी स्माइल देते हुए सबसे कहता है, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूं कि आप कहाँ थे। आप क्रिम्सन फ्लावर जाने के एक रात पहले एक दूसरा ब्रॉथल, जिसका कि नाम रेडियंट मून है, आप वहां थे, और आपने वहां के जितने भी महंगे ब्रॉथल चलते आपने वहां भी एक एक रात गुजारी थी। आई होप कि आप कोई और बहाने बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो जो रेडियंट मून में किया उसके ट्रूथ के रूप में मेरे पास एविडेंस है। और बहुत सारे पेपर निकाल करके जिन के मुंह पर मार देता है। तो इन पेपर्स की ओर देखते हुए जिन मन में सोचता है, सिट, मैं माफी मांगने और इस झंझट से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसने इतने सारे एविडेंस को कलेक्ट किया होगा। तो अब जिन उन एविडेंस को पढ़ता है, जिसमें से पहले एविडेंस पे लिखा होता है, मास्टर जिन नशे की धुत हालत में किसी के कमरे में चला गया और उस कमरे में से उसने कहा कि मैंने अब इसकी अच्छे से बजा डाली है। और दूसरे एविडेंस पे लिखा होता है, माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट की राजकुमारी की उसके कमरे से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इसी के साथ साथ बहुत सारे एविडेंस होते हैं जिसपे कि लिखा होता है कि मैंने देखा जिन माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट की राजकुमारी के कमरे में घुस गए, उसके बाद सिर्फ राजकुमारी की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो जिन इन एविडेंस को ऊपर उठाते हुए कहता है, वेट, क्या बस तुम्हारे पास इतना ही है? तो ली सारे सबूत को जिन के हाथ से छीनता हुआ कहता है, अब इसे तुमने खुद से देखा, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा। तो जिन कहता है, मैंने इन सारे सबूत को देखा जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूं, क्योंकि इनमें से किसी भी साक्ष्य के द्वारा दिए गए गवाही को एविडेंस का प्रूफ नहीं माना जा सकता है। तो ली चिल्लाते हुए कहता है, यू सेमलेस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोल के यहां से निकलने की? तो जिन कहता है, हे तुम रुको, और अपने एल्डर्स की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप लोगों ने इसे पढ़ा? आप लोगों को इसे जरूर पढ़ना चाहिए। तो अपने आप को इतना इग्नोर होता हुआ देख करके ली सारे सबूत को जिन के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, तुम कमीने। तो जिन के साथ ऐसा व्यवहार होता हुआ देख करके लीडर को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी वो अपने आप को किसी तरह शांत रख के बैठा होता है। तो जिन मन में इसको गाली देते हुए कहता है, हे तुम्हें अपने एविडेंस को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो ली उन एविडेंस पे थूक देता है और अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है, लगता है कि मुझे फोर्सफुली तुम्हारे अंदर कुछ सेंस को डालना होगा। तो इसे देखते हुए जिन मन में सोचता है, क्या ही बकवास है, इस आदमी के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। तभी सिस्टम इसे एक मैसेज देता है कि आपके लिए एक मैच क्वेस्ट को शुरू किया गया है। तो अब हमें उस मैच क्वेस्ट के डिटेल्स को दिखाया जाता है, जिसमें कि लिखा होता है, आप पर लगाए गए इन झूठे इल्जाम को आपको खुद ही साफ करना होगा, क्योंकि इस पर आपकी फैमिली की रेपुटेशन दांव पर लगी हुई है। तो अब हमें इस क्वेस्ट के रिवॉर्ड को दिखाया जाता है कि आपको ये मिलेगा,
और क्वेस्ट फेलियर पे आपको मेनियाक घोषित कर दिया जाएगा। तो क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? तो इसे देखने के बाद जिन मन में सोचता है क्या ही बकवास है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उस आदमी से लड़ूं? उसका लेवल तो देखो, उसका लेवल मेरे से 2 गुना है, तो मैं उसे कैसे हरा सकता हूं? और फिर क्वेस्ट फेलियर को देखते हुए मन में सोचता है खैर इसका मतलब ये है कि मैं अभी मरने नहीं जा रहा हूं, मुझे बस उससे एक बार मार ही तो खानी है। नहीं, इससे मुझे गंभीर चोट भी लग सकती है, तो इसलिए मुझे सावधान रहने की जरूरत है। और फिर क्वेस्ट की तरफ देखते हुए कहता है खैर मुझे जितना हो सके उतना इस फाइट से दूर रहने की जरूरत है। तो अब हम देखते हैं ली तलवार को जिन की ओर करते हुए कहता है अगर तुम यहां से भागने की कोशिश करते हो तो तैयुआन के जिन फैमिली के सभी सदस्यों के द्वारा इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये सुनकर के जिन फैमिली के मेंबर्स में से एक कहता है यंग बॉय, तुम्हारा मुंह वैसे ही चलता जैसा तुम दिखते हो। तो दूसरा कोई एल्डर कहता है भले ही उसने कुछ भी किया हो लेकिन तुम अब बहुत दूर तक जा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेन फैमिली को नीचा दिखाने की। तो जिन इन लोग को देखते हुए मन में सोच रहा होता है अब तुम लोग कौन हो, पर तभी इसके पास सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है कि क्वेस्ट नोटिफिकेशन को फिर से रिपीट किया जा रहा है और अब इसकी डिटेल्स में लिखा होता है कि अगर आपने इस क्वेस्ट को डिक्लाइन किया तो तैयुआन के जिन फैमिली और माउंट हैंग स्वॉट हैक के बीच में वॉर हो जाएगा और साथ ही साथ आपको इस फैमिली के एनिमी का टाइटल भी दे दिया जाएगा। तो जिन इस क्वेस्ट को देखते हुए मन में सोचता है मुझे इसके बारे में पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मेरे लिए कुछ न कुछ प्लॉटिंग कर रहे हो, क्योंकि तुमने क्वेस्ट के नीचे डिक्लाइन का ऑप्शन जो दिया था। तो अब हम देखते हैं इस हल्ला को सुनकर के लीडर चिल्लाते हुए कहता है तुम सभी के सभी शांत हो जाओ और साथ ही साथ तुम भी मास्टर ली। और फिर एक सीरियस सी शक्ल बनाते हुए ली से कहता है मैं तुम्हारे इन थ्रेट्स को अभी के लिए नजरअंदाज कर दूंगा। तो अब ली मन में सोचता है क्या, और फिर लीडर से कहता है क्या आप ये सचमुच नहीं ना सोच रहे कि मैं बिना किसी बैकिंग के ही यहां आ गया हूं? मैं यहां हूं क्योंकि मैं माउंट हैंग स्वॉट सेक्ट का फर्स्ट बेटा हूं, तो इसलिए मेरे फादर यानी कि सेक्ट लीडर ने मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करने की परमिशन दे रखी है। तो अब लीडर कहता है तो तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? तो ली कहता है जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं थर्ड यंग मास्टर के साथ एक डुएल करना चाहता हूं। तो लीडर अपने कप में टी डालते हुए कहता है मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा यहां आने का ट्रू पर्पस क्या है उसके बारे में बताओ। तो फिर ली एक डेविल सी हंसी देते हुए कहता है अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि आप तैयुआन से अपने कंट्रोल को हटा दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम इस इंसिडेंट को महज एक दुर्घटना मान करके नजरअंदाज कर देंगे। तो ये सुनकर के वहां बैठे सारे एल्डर गुस्से में कहते हैं तू एरोगेंट। तो ली की ऐसी बातें सुनने के बाद लीडर सीधे इसको मना कर देता है। लीडर के द्वारा मना कर दिए जाने के बाद ली जिन की ओर इशारा करते हुए कहता है तो फिर मुझे लगता है कि हमें इसका सेटल डुएल करके ही करना होगा। तो लीडर कहता है मैं इसे भी डिक्लाइन करता हूं। इतना सुनने के बाद ली एक क्रीपी सी हंसी देते हुए कहता है तो अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि अब हम दोनों के सेट के बीच में युद्ध होगा। तो ये सुनकर के पूरे हॉल में शांति छा जाती है, पर तभी पीछे से जिन ना चाहते हुए भी कहता है मैं इस डुएल को एक्सेप्ट करता हूं। तो ये सुनकर के सारे फैमिली मेंबर्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो लीडर इसको रोकते हुए कहता है रुक जाओ जिन, पर जिन तो डिसाइड कर लिया होता है। तो अब जिन ली से कहता है ए चल तू अपने पिछवाड़े को यहां ला जिससे कि मैं तुझ जैसी गंदगी को साफ कर सकूं। तो अब हमें फैमिली के बैटल स्पार्क की जगह को दिखाया जाता है जहां के रिंग में ये दोनों खड़े होते हैं। तभी पीछे से जिन फैमिली के मेंबर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि थर्ड यंग मास्टर ने अपना दिमाग खो दिया है। तो दूसरा कहता है जिस तरह से वो रहता था मैं हमेशा से जानता था कि वो किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंसी जाएगा। तो अब जिन ली को देखते हुए मन में घबराते हुए सोचता है आई नो कि मैंने कहा था कि मैं इस मैच को एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन वो मुझसे 16 लेवल ज्यादा है और उसका ब्लड लस्ट इतना इंटेंस है कि उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ मैं इस पॉइंट पे कैसे नहीं मारा जाऊंगा। तो ये सारी बातें सोच सोच के जिन इतना ज्यादा घबरा गया होता है कि इसकी आंखें तक सफेद हो गई होती हैं। तभी सिस्टम इसको एक नोटिफिकेशन देता है कि आप डर के इफेक्ट से अफेक्टेड हो चुके हैं। तभी इसका बड़ा भाई इसको मोटिवेट करते हुए कहता है मेरे छोटे भाई तुम रिलैक्स हो जाओ और लंबी लंबी सी सांसें लो, और हाँ चिंता तो मत ही करो, मैं देखूंगा कि तुम किसी डेंजर में हो तो मैं तुरंत तुम्हारे पास चला आऊंगा। तो भाई लोग ये सारी बातें जिन को स्पिरिचुअल सेंस के द्वारा लीडर कह रहा होता है, जिसकी वजह से सिर्फ जिन को ही ये बातें सुनाई दे रही होती हैं। तो अपना आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर वो बेवकूफ़ मेरे छोटे भाई पर किसी भी तरह का थ्रेटन करता है तो मैं उसकी हड्डी तोड़ के रख दूंगा। क्या तुम सुन रहे हो मेरे भाई? इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो, बस आराम से सावधानी पूर्वक सारी चीजें करो, तुम कर सकते हो मेरे छोटे भाई जिन। तो ये सुनने के बाद जिन शांत होते हुए मन में सोचता है वेल अब मुझे लगता है कि मैं अब नहीं मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है। तो अब जिन को अपना लंबा वाला भाला पकड़े अपने पोजीशन में आते हुए देख करके ली कहता है मास्टर जिन इसे शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। और फिर ये कृपी सी हंसी देते हुए कहता है तुम्हारे अंदर इस मैच को एक्सेप्ट करने के लिए इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आया? जहां तक मुझे पता है कि तुम मार्शल आर्ट्स के बेसिक के बारे में भी नहीं जानते हो, तुम तो सिर्फ भागना जानते हो।
तो ये सुनने के बाद जिन कुछ फिगर्स को बनाते हुए हम लोग को एक्सप्लेन करता है कि अगर मैं इस मैच को डिक्लाइन करता तो मैं टेम्परेरी सेफ हो जाता, लेकिन मेरे डिक्लाइन करने की वजह से माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट और ताइवान के बीच युद्ध होता और मैं इन दोनों सेक्ट का एनिमी बन जाता। तो मैं कितना भी कोशिश कर लूं इन दोनों के द्वारा अंत में किसी ना किसी तरह से मैं मार दिया जाता। लेकिन अगर जो मैं इस मैच को एक्सेप्ट करता हूं और मार खाने से बचता रहता हूं तो मेरे पास एक ना एक चांस होगा कि मैं जिंदा बच जाऊं, क्योंकि मेरे पास लेवल ऑफ सिस्टम है। तो ये सारी चीजें सोचने के बाद जिन ली से कहता है, मुझे ऐसा लगा कि मैं कम से कम तुम जैसे लोगों को तो हरा ही सकता हूं। तो ये सुनकर ली जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या ही इग्नोरेंट एक्ट है, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत तो प्राइड है। तो अब जिन कहता है, क्या मैं भी तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? तो ली कहता है, श्योर, मैं इसे जरूर सुनूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे लास्ट वर्ड जो होंगे। तो जिन एक क्रीपी सी हंसी देते हुए कहता है, इस पूरे के पूरे सिचुएशन को तुमने ही मेरे लिए सेटअप किया है, क्यों, मैंने सही कहा ना? तो ये सुनकर के ली के होश उड़ जाते हैं, पर अपने आप को किसी तरह संभालते हुए जिन पर चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो इसको ऐसा रिएक्शन देखकर जिन कंफर्म हो जाता है कि यही है जिसने ये सारी चीजें प्लॉट की हैं। तो इधर हम देखते हैं कि ली काफी गुस्से में अपने तलवार को लेकर उछलते हुए इस पर हमला कर देता है, पर जिन अपने लंबे भाले को आगे ला करके अपने आप को डिफेंस करता है। तो फिर ली को और भी कई सारे हमले करते हुए कहता है, मर जा। पर जिन इसके सारे हमले को अपने लंबे वाले भाले से डिफेंस करते हुए मन में सोचता है, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब हम लोग देख ही पाते हैं कि जिन को डिफेंस करने में थोड़ी बहुत स्ट्रगल होने लगती है, पर तभी ली इस पर हमला कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं तुम्हें अभी भी एक मौका देता हूं कि तुम मुझसे माफी मांग लो, तो मैं तुम्हारे एक हाथ के बदले तुम्हें माफ कर दूंगा। पर जिन इसके सारे अटैक को डिफेंस करते हुए मन में सोचता है, लेकिन पता नहीं किसी रीजन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूं। और फिर ली के एक बहुत ही पावरफुल हमले को रोकते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, मैं इस बात से क्यूरियस हूं कि मेरा अटैक कितना पावरफुल होगा। और फिर अपने भाले के निचले वाली डंडी से दे मारता है, जिसकी वजह से वहां उपस्थित सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ली के मुंह से खून निकल रहा होता है, तो काफी गुस्से में कहता है, नॉट बैड, नॉट बैड, अब मैं तुझको फाड़ के रख दूंगा। तो जिन इसकी ऐसी बातें सुनकर के एकदम शांतिपूर्वक कहता है, अब तेरे लगने वाले हैं। और फिर एक डेविल सी हंसी देते हुए कहता है, बेहतर होगा कि तू अपने आप को प्रिपेयर कर ले, क्योंकि अब मैं तुम्हारी जैसी गंदगी को साफ करने वाला हूं। तो जैसे ही जिन का डर खत्म होता है, वैसे ही सिस्टम इसको एक नोटिफिकेशन देता है कि आपके ऊपर से डर का इफेक्ट खत्म हो चुका है। तो अब ली अपने पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें सोच रहा होता है कि मेरा जन्म माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट के फर्स्ट सन के रूप में हुआ, जिसकी वजह से मैंने बचपन से ही स्वॉर्ड चलाना सीखा। मैं कोई प्रोडिजी तो नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग में मेरे द्वारा हार्डवर्क किए जाने की वजह से मैं बहुत कम उम्र में ही फर्स्ट रैंक का वॉरियर बन गया था। और मैं फर्स्ट रैंक पर पहुंचने की वजह से मैं अपने फैमिली की होप बन गया, और मैं जहां भी गया मेरे पीछे पीछे ग्रेट फॉर्चून भी साथ साथ आने लगा। और वर्तमान में ताइवान के जिन फैमिली के साथ हमारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसका कि उपयोग हम लोग शैनसी प्रोविडेंस में अपने पावर को बढ़ाने के लिए वॉर कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने इस बेवकूफ़, जिसका कि रेपुटेशन पहले से ही खराब है, इसको लेकर के मैंने एक प्लॉट को जारी किया। तो फिर बाद में जिन फैमिली या तो ड्यूएल को एक्सेप्ट करती या विड्रॉ करती या फिर वॉर होता। तीनों ही केस में जिन फैमिली की रेपुटेशन खराब होती, क्योंकि अगर जिन फैमिली ड्यूएल को एक्सेप्ट करती तो जिन, जो कि पहले से ही कमजोर है, वो 100% हार जाता। लेकिन ये किस तरफ से कमजोर लग रहा है? तो अब ये इतनी सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी जिन का एक जोरदार किक इसके पेट में आकर लगता है, जिसकी वजह से ये उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। तो ली अपने आप को किसी तरह संभालते हुए अपने तलवार को लेकर जिन पर फिर से हमला कर देता है, पर जिन इसके सारे हमलों को डॉज करते हुए अपने लंबे भाले से कभी इसके पैर पे मारता है, कभी इसके पेट में मारता है, कभी इसके मुंह पे मारता है। तो अपने मास्टर को ऐसा पीटता हुआ देख करके ये सभी अपने अपने तलवार को निकाल के टेबल को फेंकते हुए चिल्ला के कहते हैं, इस मैच को रद्द कर दिया जाए। तो अब हमें इन लोग के ऐसे चिल्लाने के थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां की पेंग अपने गाल पर हाथ से काटते हुए सोचता है, कहीं ये सपना तो नहीं ना है, क्योंकि मैं ये क्या देख रहा हूं? माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट का उत्तराधिकारी ली मार खा रहा है, और इसको पीटने वाला कौन है? हमारा थर्ड यंग मास्टर, जो कि बड़ी मुश्किल से ही थर्ड रेड का वॉरियर बन पाया था। मेरा मतलब ये है कि मैंने पिछले कुछ दिनों से उसे दिन रात ट्रेनिंग करते देखा है, लेकिन मार्शल आर्ट्स ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे तुम इतनी कम समय में बहुत अधिक सुधार कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं ये क्या देख रहा हूँ? तो अब हमारा सीन वहीं से शिफ्ट होता है जहाँ ये सभी चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, इस मैच को रद्द करो, इस मैच को अभी के अभी रोक दो। ताइवान के जिन फैमिली ने किसी न किसी गंदी ट्रिक्स का जरूर यूज किया है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे मास्टर इस कूड़े जैसे से हार जाएं। तो इन लोग की ऐसी हरकतें देखकर पेंग मन में सोचता है, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की, और फिर लीडर की तरफ देखते हुए चौंक जाता है। मन में सोचता है,
ये लीडर कहाँ गए? तो अब हम लोग देखते हैं इन ट्रबल पैदा करने वालों में से एक को किसी ने मार के सुला दिया होता है, जिसे देख करके ये सभी के सभी चौंक जाते हैं। तो इनमें से एक गाली देते हुए पीछे की ओर मुड़ता है, तो लीडर अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है, तुम सब क्या बकवास कर रहे हो, और इसे भी मार के सुला देता है, जिसकी वजह से ये दोनों अपने सामने इतने बड़े आदमी को देखकर घबराते हुए तलवार को छोड़ देते हैं। तो लीडर काफी गुस्से में लोगों से कहता है, ये मैच कुछ ऐसा था जो कि तुम ही लोग चाहते थे, तो तुम लोग चुपचाप से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ और इस मैच के खत्म होने तक का वेट करो। इतना करने के बाद लीडर पेंग के पास आने लगता है, तो पेंग इसको कुछ कहने की कोशिश तो करता है, पर लीडर इसे रोकते हुए कहता है, तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि ये मेरे लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट मूवमेंट है। तो अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां की हम लोग देख पाते हैं कि ली की तलवार ग्राउंड के बाहर जाकर गिरी होती है। तो ली जिन से कपकपाती हुई आवाज में कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो जिन अपने लंबे भाले को आगे करते हुए कहता है, जल्दी करो और अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। इतना सुनने के बाद ली अपना आपा खो देता है, जिसकी वजह से चिल्लाते हुए कहता है, तुम छोटे कीड़े अपने गंदे मुंह को बंद रखो, और अपने पूरे के पूरे की को इकट्ठा करते हुए जिन की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तो तुम लोग देख ही सकते हो, इसके ऐसा करने की वजह से पीछे के ग्राउंड भी टूट गए होते हैं। इसको अपनी ओर आता हुआ देख करके जिन अपने लंबे भाले को इसकी ओर कर देता है, लेकिन तभी इसके दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर मैंने इसको मार दिया तो वॉर होना तय है, जिसकी वजह से जल्दी से जिन अपने भाले को साइड में कर देता है, लेकिन तब भी उसके सर पे चोट लग गई होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ली अपने राइट हैंड से जिन की ओर हमला करता है, पर जिन बड़ी मुश्किल से इसके हमले को रोकता है। लेकिन ये क्या, राइट हैंड वाला हमला असली होता ही नहीं है। ली उसके भाले को पकड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड पे पूरी की पूरी की को इकट्ठा करते हुए हमला कर देता है, जिसकी वजह से हमें खून के छींटे उड़ते हुए दिखाए जाते हैं। लेकिन ये क्या, इस हमले को भी जिन ने बड़ी मुश्किल से डॉज कर लिया होता है, पर फिर भी इसके गाल पर चोट लग गई होती है। तो उसे पकड़ते हुए गाली देते हुए कहता है, तू हूतिया कहीं के। पर ली तो जिन के द्वारा इस हमले को भी डॉज करता हुआ देख करके सदमे में जा चुका होता है। तो जिन इसको लात घूसों की मशीन में डाल करके कूट काट करके अपने घुटने पे बिठा देता है। तो ये देख करके लीडर के साथ साथ वहां बैठे सभी के होश उड़ गए होते हैं। तो जिन की जीत जाने की वजह से जिन के पास कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि आपने इस क्वेस्ट मैच को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से आपको विक्टोरियस टाइटल दिया जाता है, और अब आप की सेंस के 3rd मास्टरी तक पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से अब आप 50 लेवल के नीचे वाले लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आपने ब्लेड ब्रेक टेक्निक को 4th मास्टरी तक भी मास्टर कर लिया है। तो अब हमारा सीन कुछ देर बाद शिफ्ट होता है, जहां की इस तस्वीर को देखकर पेंग एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, ये क्या है? तो लीडर कहता है, मैंने कल के मैच को ड्रॉ किया है, जिसका कि मुख्य फोकस ली पर है, जो कि हारने के बाद मेरे अद्भुत भाई जिन के कदमों में गिरा हुआ है, और ये पीछे का आकाश मेरे छोटे भाई के स्ट्रेंथ को दर्शाता है, और ये हमारे यंग हीरो के ब्राइट फ्यूचर का सिंबल भी है। और काफी एक्साइटेड होते हुए पेंग से पूछता है, कैसा है, बढ़िया है ना? ये बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है ना? तो पेंग लीडर पर चिल्लाते हुए कहता है, आपको बहुत सारा काम करना था और आप मुझे ये बता रहे हैं कि आपने पूरा दिन ये चित्र बनाने में लगा दिया, क्या आप पागल हो गए हैं? तो लीडर एक और चित्र कहीं से निकालते हुए कहता है, ओहो, मैंने इसलिए एक और चित्र बनाया था, मैं इसे आपको बाद में दिखाने वाला था, लेकिन आपकी आंखें बहुत तेज हैं। तो अब हम लोग देखते हैं पेंग को जैसे लीडर पीछे की ओर मुड़ा होता है, वैसे उस चित्र को फेंक देता है। तो लीडर पीछे मुड़ते हुए कहता है, इस मैच के बाद क्या हुआ इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो अपना यंग हीरो इस मैच से ज्यादा संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग पर फिर से वापस लौट गया। तो पेंग कहता है, हाँ, मुझे ये मानना तो पड़ेगा कि 3rd यंग मास्टर के द्वारा इन सारी चीजों को करता देख मैं काफी सरप्राइज हो गया था। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3rd यंग मास्टर पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। इतना सुनकर के लीडर चमकती हुई नजरों से देखते हुए कहता है, किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरा छोटा भाई अंततः एक डिवाइन बाज बनकर के उभरेगा। इतना कहने के बाद लीडर हाथ को ऊपर करते हुए काफी एक्साइटमेंट में कहता है,